Hello guys, welcome back to the channel YouTube Demystify, making things easier for you. Let us continue with our WT Stacy series, A Critical History of Greek Philosophy. So we have read in the previous videos till chapter 9 जिसमें हमने sophist के बारे में पढ़ा, the school of the sophist, and it was not really a school kind of thing क्योंकि कोई एक dominant ideology नहीं थी जो पूरे सभी फिलोसफर्स को प्रीडोमिनेट कर रही थी, बट देयर वर सर्टेन कॉमन ट्रेट्स जो हम पिछले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. नाउ दिस वी हैव डिस्कस्ड बिफोर एंड इन एवरी वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि व्हेनेवर वी रीड एनी सोर्स ऑफ फिलोसफी, हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, नन ऑफ देम आर एब्सोल्युटली न्यूट्रल और एब्सोल्युटली अनबायस्ड. उनके अपने बायसेस होते हैं. तो जिस तरीके से हमने सोफिस्ट में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, यू विल डेफिनेटली मतलब इट इज़ नॉट यू विल फाइंड सोर्सेज जिसमें सोफिस्ट के बारे में बहुत अलग तरीके की तरह से लिखा गया है, बहुत अलग बातें सोफिस्ट के बारे में बताई गई है. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम फिलोसोफर टू फिलोसोफर, इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑथर टू ऑथर, पर्सन टू पर्सन, हाउ आर दे व्यूइंग अ सर्टन स्कूल, अ सर्टन फिलोसोफर फॉर दैट मैटर. अब हम बात करते हैं सोक्रेटिस की, अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फाउंडेशनल फिलोसोफर इन द हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली ग्रीक फिलोसफी बट इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी एज वेल. तो वेस्टर्न फिलोसफी की पूरी हिस्ट्री में, ग्रीक फिलोसफी की हिस्ट्री में सोक्रेटिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसोफर. एंड प्लेटो उससे भी ज़्यादा, एरिस्टोटल उससे भी ज़्यादा. सो these were some really important foundational philosophers. और even today till date, उस टाइम पे तो उनकी रेफरेंस थी ही, इवन टिल डेट इनकी रेफरेंस जो इनकी रेफरेंस मेंटेन्ड है. बहुत सारे फिलोसफर्स regard them as one of the highest philosophers of all times. अब हम देख रहे हैं कि स्टेज ने बताया था कि कैसे सोफिस्ट के टाइम में देयर वाज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल आइडियल्स, ट्रूथ, मोरालिटी, ऑल ऑफ दीज चीज़ें. अब बात करते हैं हम सोक्रेटिस की, जो एथेंस में जिनका बर्थ हुआ था. तो ही वॉज सीन एज समबडी अकॉर्डिंग टू स्टेज जिसने पूरे ऑर्डर को रिस्टोर किया, पुट एवरीथिंग बैक इन प्लेस एंड स्टफ लाइक दैट. Okay, so Socrates was born about 470 BC in Athens. His father was a sculptor, his mother a midwife. So he was not really from a very wealthy family, from a very कोई noble aristocratic family के बारे में. तो in later years some statues used to be shown at Acropolis. तो Socrates के बारे में लाइफ, डेथ वगैरह एंड बाकी डिटेल्स जो कि factual details, I will read it later on. He spent his entire life in Athens, never departing from it. थोड़े थोड़े समय के लिए जाता था, लेकिन ऐसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो एथेंस में ही करी. For from 20 to 30 years उन्होंने फिलोसफिकल मिशन एक एथेंस में टेकअप, मतलब he took up a philosophical mission वगैरह, all of these years. 70th year में now the thing is कि at that time सोक्रेटिस के ऊपर बहुत हैवी, बहुत सीरियस चार्जेस लगे थे कि उसने ग्रीक गॉड्स को डिफाई किया है, वो यूथ को, लोगों को ग्रीक गॉड्स एंड मतलब उन सब के खिलाफ भड़का रहा है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. नाउ अगर हम पर्सनल अपीयरेंस की बात करें सोक्रेटिस की, तो छोटे थे थोड़े, मतलब स्टन, वो ही वाज स्टाउट, अगली से, बड़ी सी नाक थी, चौड़ी सी नाक थी, एंड मतलब बहुत ही पुराने, मतलब बात ये है कि ही नेवर केयर्ड फॉर हिज अपीयरेंसेस. कभी भी उन्होंने केयर नहीं किया वो कैसे कपड़े पहन रहे, फटे पुराने, ऐसे बस एनीथिंग रैग्स लाइक. तो सोक्रेटिस इस तरीके से घूमता था. नाउ सोक्रेटिस सेड दैट उसके सारे एक्शंस वर गाइडेड बाय अ डेमन. इट वाज अ सुपरनैचुरल वॉइस, और ये वॉइस जो थी gave him premonitions of the good or the evil consequences of his proposed actions. तो सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग ये जो डेमन था, ये उसे बताता था कि जो भी एक्शन, जो भी फ्यूचर एंडेवर सोक्रेटिस करने वाला है, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, वो किस तरीके के रिजल्ट्स बेयर करेगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो सोक्रेटिस ने कोई पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ फिलोसफी कंस्ट्रक्ट नहीं की. जैसे हम हेराक्लाइटस का देखते हैं, हम पार्मेनाइड्स का देखते हैं, सबने एक पर्टिकुलर सिस्टम, एक पर्टिकुलर थॉट करा,
हेरेक्लाइटस फ्लक्स की बात करते हैं, थेलीज वाटर की बात करते हैं, पार्मेनाइड्स बीइंग एंड नॉट बीइंग की बात करते हैं. सो ही वाज ऑथर ऑफ फिलोसॉफिकल टेंडेंसीज एंड ऑफ अ फिलोसॉफिकल मेथड. तो एक पर्टिकुलर सिस्टम हमने कंस्ट्रक्ट नहीं किया जिसमें हर चीज़ को वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, लेकिन एक बहुत ही फेमस फिलोसॉफिकल मेथड था जिसके बारे में सोक्रेटिस we get to know about this philosophical method through Socrates. मतलब it was his own creation kind of thing. He never wrote anything, उन्होंने कुछ लिखा नहीं, उनका मेथड प्योरली कॉन्वर्जेशनल था. अब मैं बता दूँ कि जो उनके साथ कॉन्वर्जेशन करते थे ना, ओ माई गॉड, सीरियसली इट वॉज अ वेरी इरिटेटिंग टास्क फॉर दोज पीपल, क्योंकि सोक्रेटिस इन कॉन्वर्जेशंस में बहुत अच्छा था. तो व्हाट ही वुड डू इज, हर रोज़ वो निकल जाते थे मार्केट वगैरह, कहीं भी चले जाते थे, और वो ये नहीं देखते थे कौन है सामने, रिच है, पुअर है, नोबल है, कौन क्या प्रोफेशन को बिलोंग करता है. He would start arguing, not exactly arguing, but he would start talking, conversations में शुरू कर देते थे वो, एंड बहुत ही डीप चीज़ों के बारे में, लाइफ, डेथ, जस्टिस, राइचियसनेस, वर्च्यू, इस टाइप के बहुत ही डीप फिलोसफिकल इशूज एंड टॉपिक्स के बारे में वो किसी के भी साथ कॉन्वर्जेशन शुरू कर देते थे. सो दिस वॉज हिज मेथड, इससे उन्होंने सीखा. नाउ he would never charge. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि सोक्रेटिस यूज्ड टू डिस्पाइज द सोफिस्ट, क्योंकि उनका मानना था कि सोफिस्ट जो है वो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई रियल एजुकेशन, रियल नॉलेज की बात सोफिस्ट नहीं कर रहे हैं. सो सोफिस्ट क्या करते थे, लंबी लंबी स्पीचेस देते थे, ये सब करते थे, पैसे लेते थे अपना, एक तरीके से जैसे ज्ञान बांटते थे, बेचते थे. सोक्रेटिस ये सब नहीं करता था. सोक्रेटिस का मेथड क्या था, क्वेश्चन करना. वो हर चीज़ को क्वेश्चन करता था. ठीक है, इफ़ ही वुड स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन विथ यू, आपके साथ अगर उन्होंने किसी चीज़ के बारे में कॉन्वर्जेशन स्टार्ट की, तो ही वुड नॉट गिव एनी इनपुट्स. आप जो बोल रहे हैं बस वो उस पर क्वेश्चन करते जाएंगे. ही वुड जस्ट कीप ऑन क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग. व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, इजंट दैट, इजंट दैट दिस, यू आर सेइंग दैट जस्टिस इज समथिंग व्हिच इज फेयर, देन व्हाट डज फेयर मीन्स. तो फेयर का मतलब क्या, राइट भी होता है, लेकिन राइट क्या, गुड होता है. ऑल ऑफ दीज इस टाइप के वो क्वेश्चन, ही वुड कीप क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग. इस तरीके से क्वेश्चन आंसर मेथड वो चलता जाता था, और इस तरीके से वो कॉन्वर्सेशन को सोक्रेटिस डेवलप करते जाते थे. उनके पर्सनल इनपुट्स कभी नहीं होते थे सोक्रेटिस की किसी भी कॉन्वर्सेशन में, और ये रीज़न था कि लोग सोक्रेटिस से बहुत चिड़े हुए थे, बिकॉज वो इतने इम्पॉर्टेंट मैटर्स पर, लाइफ, डेथ, बहुत ही फंडामेंटल इश्यूज, फंडामेंटल बिलीव्स लोगों के, उनको क्वेश्चन करते थे. एंड देन ही वुड गो ऑन प्रूविंग देम रॉन्ग, कि आप जो चीज़ आप जिस चीज़ को मानते हो, ये इतना फंडामेंटल इशू है, आप इस चीज़ में अपना बिलीफ रखते हो, एंड दिस बिलीफ इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो ये अनदर रीज़न था कि सोक्रेटिस के बहुत सारे एक तरीके से दुश्मन टाइप बन गए थे, बिकॉज वो ऑफकोर्स लोग चिड़ेंगे ही सही कि हाउ ही डिफीटेड अस इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, एंड कुछ खुद ने कुछ बोला भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर के मेथड से हमें डिफीट कर दिया, एंड ऑल ऑफ दैट थिंग. सो सोक्रेटिस का मानना था कि उनको सुपर नेचुरली एक वॉइस दी गई थी, और ये एक्चुअली गॉड्स ने सोक्रेटिस को एक मिशन दिया था टू इम्पार्ट नॉलेज एंड स्टफ लाइक दैट. तो जो कुछ भी करते थे वो एक सुपर नेचुरल वॉइस की आड़ में करते थे, कि देयर वाज दीज वर ऑल सुपर नेचुरल कन्विक्शंस, डिवाइन कन्विक्शंस, जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ. सो इस मिशन के बारे में, इस मिशन के ओरिजिन के बारे में हमारे पास अपोलॉजी ऑफ प्लेटो में है, जिसमें वो बोलते हैं. अब अपोलॉजी क्या है, इट्स दैट टाइम जब सोक्रेटिस ट्रायल पे है अपने कोर्ट के अंदर है, ऑल दैट स्टफ. सो Chaefon made a pilgrimage to Delphi and had the audacity to ask this question from the oracle. He actually asked if there was any man wiser than I, and the priestess answered no. When I heard the answer, I asked myself, what can the god mean? What can he be hinting? For certainly I have never thought myself wise in anything he was known. What can he mean then when he has said, I am the wisest of men? He cannot lie, of course, that would be impossible for him, and for a long while I was at a loss to think that he could mean. At last, after much thought, I started on some course as this. I betook myself to one of the men who seemed wise, thinking that there, if anywhere, I should refute the utterance that could say to the oracle, this man is wiser than I, and you said I was the wisest. Now, when I looked into the man, there is no need to give his name. It was one of our citizens, men of Athens, with whom I had an experience of this kind. When he walked together, I thought this man seems
is wise to many men, above all to himself, but he is not so. And then I tried to show that he thought he was wise, but he was not. Then he got angry with me, and so did many who heard us. But I went away and thought to myself, and all of these conversation है. तो इस पैसेज में दिस इज द सोक्रेटिक आयरनी. ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे ना, देयर वुड बी लाइन्स जो आपको नहीं समझ में आएगा. उसका रीज़न ये है कि बहुत ही देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ ट्रांसलेशन. ओरिजिनली ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखा गया है. दिस इज़ अ ट्रांसलेशन फ्रॉम अनदर लैंग्वेज. सेकेंडली इट वॉज रिटन बाय प्लेटो. सो व्हाट सोक्रेटिस इज ट्राइंग टू से हियर इज this is another peculiar feature of Socrates, that is the Socratic irony जिसे बोला जाता है. ओके, अब ये आयरनी मतलब सोक्रेटिस बहुत ही लेट्स नॉट इन अ मजाकिया तौर पे, बट सोक्रेटिस बहुत ज़्यादा he would take things so casually, lightly. मतलब बहुत casually वो किसी को भी इतने important fundamental issues में without becoming angry, without raising his voice or anything, और इस तरीके से घुमा फिरा के he used to say that तो सोक्रेटिस कैसे शुरू करते थे कि जब भी वो कोई टॉप कॉन्वर्जेशन किसी के साथ शुरू करते थे, ही वुड स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. वो ऐसा दिखाते थे कि जैसे उन्हें उस टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है. तो वो किसी भी चीज़ के बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया द नेक्स्ट पर्सन से, और इस तरीके से दिखाते थे लाइक सोक्रेटिस डजंट नो एनीथिंग अबाउट दैट टॉपिक, और जो सामने वाला पर्सन बोल रहा है ही इज समबडी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वाइज, कि उसे उस चीज़ के बारे में पता है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, ठीक है. एंड देन ही वुड स्टार्ट विद द कॉन्वर्जेशन. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे गुडनेस, ब्यूटी, ट्रूथ, इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर. तो वो बस अपने आप को इस तरीके से दिखाते थे. ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट एंड वाओ दैट मतलब जिससे वो कॉन्वर्जेशन करे, यू नो अबाउट इट, प्लीज टेल मी मोर, हमें और बताओ एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो वो इस तरीके से स्टार्ट करते थे. ही वुड शो ही डिडंट नो एनीथिंग, एंड देन धीरे धीरे करके क्वेश्चनिंग के मेथड से he would then prove कि जो कुछ सामने वाले पर्सन का कन्विक्शन था रिगार्डिंग दैट टॉपिक, दैट कन्विक्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है. So which he nevertheless he used his profession of ignorance as a weapon of offense, and it became in his hands a powerful rhetorical instrument which he used with specially telling effect against those who puffed with their own importance and wisdom. तो when he used to show कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, you know everything about this topic, please enlighten me as well, please tell us more about it. So the person जिसके साथ वो conversation कर रहे थे, that person would be so delighted and feel proud. Oh look, I know so much about this, and this Socrates and this and that doesn't know anything about it. And इसके साथ then he would start questioning, Socrates would start questioning the person, and then सो अपनी नॉलेज को दिखाने के लिए वो बहुत चीज़ों में रश कर जाते थे, सेंटेंसेस दे देते थे, प्रोपोजिशन दे देते थे. ओ आई बिलीव दिस इज दिस, जस्टिस इज फेयरनेस एंड स्टफ लाइक दैट. एंड वो सब बोल के एंड देन सोक्रेटिस वुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग देम, एंड वो धीरे धीरे करके उनकी हॉलोनेस और शैलोनेस दिखाता था कि वट एवर देयर थिंकिंग, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर इज नथिंग. वो बहुत ही it's absolute, it's wrong and it's not complete and stuff like that. So it was this fact which afterward formed the basis of the charge that he corrupted the youth. अब सोक्रेटिस जब ये क्वेश्चनिंग की मेथड शुरू करते थे, सो जो यूथ होते थे दे वुड स्पेशली बी वेरी वेरी मेस्मराइज. हो वाओ, लुक एट दिस पर्सन, इतने क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, हाउ ही इज डिफीटिंग द अदर पर्सन, उसको गलत साबित कर रहे हैं, स्टफ लाइक दैट. सो द यूथ वुड गैदर अराउंड सोक्रेटिस, बहुत ज़्यादा उसकी वो करते थे. एंड he was a man of the noblest character, simplest life. कोई फीस नहीं, उनके कपड़े कुछ वो नहीं, कैसे भी घूम रहे हैं, कोई फीस नहीं लेते थे, सिर्फ इंटेलेक्चुअल बातें करते थे. So this all seemed very not pretentious I would say, but seemed very noble in its character. कि Socrates, he only lives for wisdom, only lives for virtue, only lives for knowledge, और किसी चीज़ की उनकी लाइफ में जगह नहीं है. All of these things, वर्ल्डली गुड्स, एंड जैसे हम इंडियन फिलोसफी में मोह माया जिसे कहते हैं, तो इन सब से सोक्रेटिस का कोई लेना देना नहीं है, ऑल ऑफ दैट स्टफ. सो ही वाज एंडोर्ड विद द एटमोस्ट पावर्स ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस, मॉरल स्ट्रेंथ. तो आर्मी के साथ उन्होंने सर्व किया था, उनकी ब्रेवरी वगैरह, ऑल ऑफ दीज चीज़ें. ही सेव द लाइव्स ऑफ हिज कंपेनियंस, पुटिंग हिज ओन लाइफ एट रिस्क.
बैटल्स लड़ी, खुद की जान को उन्होंने सामने रख दिया अपने कंपेनियंस की जान बचाने के लिए। तो बहुत ही अच्छे कंपेनियन थे, सिंपल हैबिट्स थी, ज़्यादा वेल्थ, पैसा, चीज़ें, वर्ल्डली थिंग्स वगैरह में उनका इंटरेस्ट नहीं था, तो इस तरीके से बहुत ऐसा भी नहीं था कि हार्श एसेटिज्म है, कि बहुत बिल्कुल ही एस्थेटिक कैरेक्टर है उनका, कि ही इज लिविंग इन हिज ओन अदर वर्ल्ड, बट द सिंपलेस्ट अमंग द पीपल दैट ही वाज लिविंग इन. So he needed no wine, but if occasion called for it, he not only drank but could drink more than any other man without turning a hair. तो these are the different things कि ऐसे तो वो पीते नहीं थे, लेकिन अगर कभी पिए तो इतनी physical endurance थी कि वो सबसे ज़्यादा he had the capacity to drink. Okay, one by one the guests succumbed, leaving only Socrates and two others, but at last at the drawn board these two fell asleep. So Socrates got up, washed himself, went out to the market, began his feast. मतलब he kept on drinking, और उनकी physical endurance इतनी थी कि वो पूरी रात बैठ के पीते रहे, and still सब लोग सो गए, सब लोगों ने could not take it anymore, and Socrates just drank all of that. And फिर वो जैसे ही सुबह हुई, and he just got up, he washed himself up, and then he went to the marketplace जैसे कि वो ज्वाइन. तो उनके 70th ईयर में when he was 70 years old, 3 चार्जेस उनके ऊपर सोक्रेटिस के ऊपर लगे हुए थे. पहला था फॉर डिनाइंग द नेशनल गॉड्स. नाउ सोक्रेटिस ने क्लियरली ओपनली डिफाई कर दिया था गॉड्स को, दैट द ग्रीक गॉड्स एंड ऑल ऑफ दीज नहीं है, एथेंस में स्पेशली बहुत ज़्यादा उस वक्त था. फॉर सेटिंग अप न्यू गॉड्स ऑफ हिज ओन. एक तो खुद ने भी बोला यार मुझे तो कोई डिवाइन वॉइस आ रही है, सुपर नेचुरल वॉइस आ रही है, ये सब हो रहा है. एंड फॉर करप्टिंग द यूथ, क्योंकि यूथ सबसे ज़्यादा सोक्रेटिस से इंस्पायर हुए थे. All these charges were entirely baseless. The first might well have been brought against almost any of earlier Greek thinkers with some justice. अब ये हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे. थेलीज ने सबसे पहले शुरू किया था नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग्स के साथ, कि कैसे साइंटिफिकली उन्होंने फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था. एंड दैट ट्रेल हैव्स बीन देयर, चाहे वो एनाक्सिगोरस हो, ज़ेनोफेन्स हो, ज़ेनो हो, पार्मेनाइड्स, हेराक्लाइटस, एम्पिडोक्लस, Anaximenes, all these philosophers, Eleatics, Pythagoreans, atomists, सभी के उसमें ग्रीक गॉड्स के तरफ डिफाइंस तो शुरू हो ही गया था. सो इट वॉज नॉट प्राइमरीली सोक्रेटिस इसने इस चीज़ के साथ स्टार्ट किया था. He took it to another level definitely. Most of them disbelieved in the national religion. Many of them openly denied the existence of God. ज़्यादातर फिलोसोफर्स जो है वो ग्रीक रिलीजन में ही मानते नहीं थे, और ओपनली उनको डिनाई करते थे कि ये गॉड्स वगैरह ऑल ऑफ दीज आर नथिंग, ऐसे नहीं कुछ भी. Socrates almost alone had refrained from any such attitude. On the contrary, he always enjoined veneration towards the god and urged his hearers, in whatever city they might be, to honor the gods according to the custom of that city. तो Socrates तो on the contrary क्या बोलता था कि जो भी gods आपकी city में हैं, जिन gods को आप follow करो, always honor them and stuff like that. Xenophon के according, however, he distinguished between the many gods and the one creator of the universe. तो एक बात आती है कि अब देखिए बात यह है कि सोक्रेटिस के बारे में ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा सोर्स है, नन ऑफ देम इज एब्सोल्युटली ट्रू या एब्सोल्युटली कॉन्क्रीट या 100% ट्रू एज वी कम टू नो. व्हाट वी हैव डन इज हमने अलग अलग सोर्सेज पढ़े हैं सोक्रेटिस के कंटेम्प्रेरीज ने सोक्रेटिस के बारे में जो लिखा है, उनके सक्सेसर्स ने सोक्रेटिस के बारे में जो, जैसे प्लेटो ने क्या लिखा है, सोफिस ने क्या लिखा है, ये सब लोग जो इनके बारे में मानते थे. वी हैव कंबाइन दीज डिफरेंट व्यूज़, और हम तब एक पर्टिकुलर उस पर हम प्रोपोजिशन पर ही तब पहुँचे कि अच्छा दिस सोर्स ऑल 3-4 ऑफ देम आर सेइंग दिस अबाउट सोक्रेटिस एंड दिस माइट बी ट्रू. तो इस तरीके से हम सोक्रेटिस के एक पर्टिकुलर उसके ऊपर पहुँचे. So the second charge is based upon the claim of Socrates to be guided by a supernatural voice. क्या बात हुई कि यार उन्होंने अपने खुद के गॉड्स क्रिएट कर दिए. तो सोक्रेटिस ने क्या बोला कि एक सुपरनैचुरल डिवाइन वॉइस है मेरे अंदर, डेमन करके, जो मुझे गाइड करे. तो उसने अपने आप को ही एक अलग मतलब एक नई गॉड इंट्रोड्यूस कर दी कि कोई डिवाइन वॉइस है मेरे अंदर एंड स्टफ लाइक दैट. थर्ड चार्ज इन्होंने यूथ को करप्ट किया था. सो नॉट रियली करप्ट किया था, मतलब सोक्रेटिस के आइडियाज़ यूथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे, तो यूथ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते थे. सो इट्स नॉट एक्चुअली करप्टिंग द यूथ, लेकिन फिर भी इन सब चार्जेस के अकॉर्डिंग सोक्रेटिस को वो कर दिया था. या एल्सिबाइड्स की स्टोरी पढ़ सकते हैं कि कैसे उन्होंने एथेनियन यूथ वगैरह को वो करा था. तो इट वाज नॉट रियली करप्टिंग देम, करप्ट नहीं किया था, इन्फ्लुएंस था. वी आर नॉट डिनाइंग इन्फ्लुएंस सोक्रेटिस का ऑन द यूथ था, बट इट वाज नॉट रियली करप्टिंग देम.
What then were the real reasons for these accusations? In the first place, there is no doubt that Socrates had many personal enemies. तो अब जब ऐसा था नहीं, हम अभी बात कर रहे हैं कि नहीं कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने गॉड को डिनाई किया, वो तो उल्टा बोलते थे कि आपकी सिटी में जो गॉड है, जो आपके कस्टम्स है, आप उनको फॉलो करो, उनको रिस्पेक्ट करो, कोई इन्होंने यूथ को करप्ट नहीं किया था. तो व्हाट आर द रीजंस कि सोक्रेटिस के ऊपर इतने सीरियस चार्जेस लगे थे, फॉर विच यू नो ही वाज आल्सो टोल्ड टू डाई एंड ऑल दैट स्टफ. फर्स्ट रीज़न वॉज कि उन्होंने बहुत पर्सनल एनिमीज बना लिए. हमने सोक्रेटिक मेथड देखा था. अब ये जो सोक्रेटिक मेथड था, इसमें लोगों के बहुत फंडामेंटल बिलीव्स जो है वो क्वेश्चन हो जाते थे. बहुत इम्पॉर्टेंट, वेल्दी या फिर इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को लोग मानते थे, बड़े बड़े अच्छा जैसे चर्च के प्रीस्ट है, कोई बहुत बड़ा नोबल है, बहुत बड़ा एरिस्टोक्रेट है, ये सब जो जस्टिस, ब्यूटी, गुडनेस, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में इनका जो बिलीफ था, सोक्रेटिस इनको डिनाई कर देता था. सोक्रेटिस वुड प्रूव कि यार आपका जो बिलीफ है इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स, एब्सोल्युटली रॉन्ग, इनकम्प्लीट, जो भी करके. सो ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी विद द फैक्ट कि कैसे सोक्रेटिस इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी इज डिफाइंग देम. तो बहुत सारे पर्सनल एनिमीज इस तरीके से, मेलिटस, लाइकॉन, एनिटस, तो बहुत इस तरीके से दीज पीपल वुड चार्ज सोक्रेटिस विद ऑल ऑफ दैट पर्सनल एनिमोसिटी के चलते. Now, in the second place, Socrates had rendered himself obnoxious to the Athenian democracy. He was no aristocratic in feeling, nor was he a supporter of the vested interests and privileges of the few, but mob rule which went by the name of democracy. अब Socrates ने second चीज़ जो की वो थी democracy के against, not democracy के against, sorry, but उस समय का जो administrative setup था, administrative system था. Now Socrates introduced this mob rule by everybody, democracy, हर कोई represent, not actually introduced, but popularized कर दिया था Socrates ने उस समय. So जो administration था, of course their powers were reducing. जो पहले सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में limited power, जो कुछ limited लोगों के हाथ में सारी power होती थी. Now Socrates is popularizing the fact कि वो power distribute होनी चाहिए, सब तक पहुँचनी चाहिए, सिर्फ कुछ लोगों की बजाय हर किसी के पास अपना खुद का एक पावर होना चाहिए. तो इस तरीके से उसने अपने पॉलिटिकल दुश्मन बना लिए थे, एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट अपने आप को दुश्मन बना लिया था. ऑन 2 occasions did he take an active part in politics, and on both occasions his conduct gave great offense. Both these incidents are recounted in a passage in Plato's Apology. तो बहुत ज़्यादा वो पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी करते नहीं थे वैसे, या बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को चेंज कर रहे, ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट whenever he did, he would defy the current administrative setup, और जो कुछ लोगों के हाथ में पावर थी उसको वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते थे. The Athenian fleet had gained a victory here but lost 25 ships of war and the whole of the crews of these ships were drowned. तो आर्गिनसे की जो बैटल हुई थी उसके बाद की बात है. ये अथेनियंस जो थे उन्होंने वो वॉर जीत तो लिया था, लेकिन बहुत उनको लॉस भी हुआ था. 25 शिप्स उन्होंने खो दी थी, बहुत सारे लोग मर गए थे, डूब गए थे, ऑल दैट स्टफ. उनके साथ बहुत वो भी हुआ था. तो ये एट्रीब्यूट क्या था कि जनरल्स वगैरह जो थे वो बिल्कुल केयरलेस थे, या फिर उन्होंने एथेंस को जिता तो दिया लेकिन वो इतना टुवर्ड्स द एथेनियन पीपल उनका इतना वो नहीं था. एंड अपॉन देयर रिटर्न द जनरल्स वर पुट टू ट्रायल. तो एथेंस के लॉ के अकॉर्डिंग हर किसी जो एक्यूज जनरल था कि आपने शिप्स आपकी वजह से ड्राउन हो गई, लोग ड्राउन हो गए, मर गए, सबको एक डिफरेंट ट्रायल मिलना चाहिए था, एक इंडिविजुअल ट्रायल मिलना चाहिए था. लेकिन जजेस ने क्या करा, सबको एक साथ ट्रायल दे दिया कि ऑल ऑफ दीज पीपल विल बी ट्राइड टुगेदर. Men of Athens, says Socrates in the Apology, that I have never held any other office in the state, but I did serve on the council. And it happened that my tribe, Antiochus, had the presidency at the time we decided to try the 10 generals who had not taken up the dead after the fight at sea. You decided to try them in one body contrary to law, as you all felt afterwards. तो ये Socrates ने इस पे point out किया कि instead of trying them, instead of having different, instead of different trials for each one of them, आपने सभी को एक ही ट्रायल में 10 के 10 जनरल्स को एक ही ट्रायल में करके निपटा दिया. उस ओकेजन पे आई वॉज द ओनली वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स हु अपोज्ड यू एंड टोल्ड यू नॉट टू ब्रेक द लॉ. उस टाइम पे सिर्फ मैं ही था, मैंने ही वोट दिया था कि प्लीज़ लॉ मत तोड़िए, हर किसी का एक अलग ट्रायल होना चाहिए, इंडिविजुअल ट्रायल होना चाहिए. तो आई वुड रादर ट्राई कि मैं जस्टिस की तरफ लूँ, मैं रिस्क लूँ इंस्टेड ऑफ साइडिंग विथ यू.
That was while the city was still under democracy. When the oligarchy came into power, the 30 in their turn summoned me with 4 others to Rotunda and commanded us to fetch Leon of Salamis from that island in order to put him to death. The sort of commands सो वन ऑफ ये एक रीज़न था कि वो जनरल्स को एक साथ ट्रायल पे ले गए, बल्कि सोक्रेटिस वाज वांटिंग कि नॉट सोक्रेटिस वाज वांटिंग बट द लॉफुल थिंग टू डू वुड हैव बीन कि सारे जनरल्स का अलग से ट्रायल हो, इंडिविजुअली ट्रायल हो. एक तीसरा और एक बहुत बड़ा रीज़न जो था सोक्रेटिस के अगेंस्ट सभी लोगों के जाने का, वो ये था कि पीपल मतलब जो उस समय के अथीनियंस थे, उनके लिए वो लोग सोक्रेटिस को इक्वेट कर रहे थे सोफिस्ट के साथ. तो जैसे एरिस्टोफेन्स वाज अनदर फिलोसोफर, और उसकी एरिस्टोफेन्स की जो बुक है द क्लाउड्स, उसमें वो बहुत ग्रेट सोर्स है अगेन सोक्रेटिस के बारे में पढ़ने का. ग्रेट नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एब्सोल्युटली करेक्ट है वो है, बट या इट्स अ ग्रेट इन द सेंस कि बहुत कुछ हमें सोक्रेटिस के बारे में, या जो लोगों की ओपिनियन थी उस समय सोक्रेटिस को लेकर, उसके बारे में हमें बहुत कुछ द क्लाउड से पता चलता है. तो एरिस्टोफेन्स ने द क्लाउड्स में ये बात की थी कि सोक्रेटिस को उसने सोफिस्ट का चीफ बनाया था, कि जो सोक्रेटिस है वो सोफिस्ट का चीफ है. अब देखिए, हमने प्रीवियस चैप्टर में तो पढ़ा कि सोफिस्ट कैसे इतनी पॉपुलर हो रहे थे, उनकी एजुकेशन सिस्टम पॉपुलराइज हो रही थी, उनका रेटोरिक करने का तरीका, पॉलिटिक्स एंड यूथ एंड दिस एंड दैट, हमने डिटेल में पढ़ा. लेकिन धीरे धीरे करके लोगों को रियलाइज होने लगा कि जो सोफिस्ट थे ना, दे वर एक्चुअली व्हाट दे वर डूइंग इज ट्रूथ, गुडनेस, मोरालिटी, अथॉरिटी, कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन, सोशल वैल्यूज, कस्टम्स वगैरह, इन सभी को हटा के वो इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फिश, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोफिस्ट का फोकस था. तो लोगों को धीरे धीरे करके ये बात अब रियलाइज होने लगी थी कि सोफिस्ट जो एक्चुअली में कर रहे थे अपने रेटोरिक्स वगैरह के थ्रू, इट इज़ इसका इम्पैक्ट बहुत ही नेगेटिव आ रहा है लोगों पर, यूथ के ऊपर. पीपल आर बिकमिंग वेरी सेल्फिश, ग्रीडी, जेलस, इस टाइप के लोग बन रहे हैं बिल्कुल, जिनको दे कैन डू एनीथिंग दे वांट, कुछ भी गलत करें, लेकिन क्योंकि उनके पास रेटोरिक की पावर है, सो नोबडी कैन से एनीथिंग टू देम. तो सोफिस्ट के अगेंस्ट अब एक बार अब ये जो रियलाइजेशन लोगों का आ रहा था, इस वजह से सोफिस्ट के अगेंस्ट बहुत एंगर लोगों का बढ़ रहा था. नाउ ये बात तो कम्प्लीटली अनजस्ट है, क्योंकि सोक्रेटिस हिमसेल्फ सोफिस्ट को लोथ करता था. यूज्ड टू डिस्पाइज द सोफिस्ट, द वेरी फैक्ट कि सोफिस्ट जो है वो पैसे लेते थे अपनी एजुकेशन के लिए, एवरीथिंग अबाउट द सोफिस्ट सोक्रेटिस बहुत हेट करता था बिल्कुल. लेकिन बिकॉज दे वर सॉर्ट ऑफ कंटेम्प्रेरीज एंड नॉट रियली कंटेम्प्रेरीज, बट वो टाइम जब सोक्रेटिस के टाइम पर ही सोफिस्ट का होना, मतलब सोफिस्ट एंड सोक्रेटिस का एक तरीके से उनका टाइम कोइंसाइड करना, कंटेम्प्रेरीज करना, सो पीपल उन दोनों को एक ही कैटेगरी में व्यू कर रहे थे ना. उस समय पे लोग ये जज नहीं कर पा रहे थे कि व्हाट सोक्रेटिस वाज सेइंग वाज एंटायरली डिफरेंट. जो सोक्रेटिस की पोजीशन थी, आइडियोलॉजी थी, फिलोसफी थी, वाज एंटायरली डिफरेंट दैन दी सोफिस्ट. They just saw a group of philosophers and Socrates was a philosopher, Sophist was a philosopher. वो उनकी आइडियोलॉजीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे. तो सोक्रेटिस एक विक्टिम बन गया इन सब का, लॉट ऑफ एंगर इन द पीपल वगैरह सबका. सो एट द ट्रायल सोक्रेटिस कंडक्टेड हिमसेल्फ विद डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस. सोक्रेटिस ने हर उसका बिल्कुल जवाब प्रॉपर दिया, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ. नॉट इवन वन सोक्रेटिस ने ये दिखने दिया कि ओके ही हिमसेल्फ थॉट ही वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग. तो अब उस समय पे हुआ क्या, अब उस समय में ऐसे समय पर मतलब इन दोज टाइम्स जब आप ट्रायल पे हो, कोर्ट में हो, इट इज़ द टाइम जब आप अगर आप एक कटघरे में खड़े हो, सो यू आर सपोज टू बी वीपिंग, क्राइंग, बेगिंग फॉर मर्सी, बेग कर रहे हो कि प्लीज़ उसे आपको जाने दो, दिस एंड दैट, यू डिडंट डू दिस. आपके खिलाफ जो भी एलिगेशंस लगे हैं, पीपल यूजुअली रिफ्यूट इट एंड स्टफ लाइक दैट, ताकि लोगों की पिटी मिल जाए या थोड़ी सी सेंटेंस कम हो जाए, कम हार्श हो जाए. बट एट दिस टाइम नाउ सोक्रेटिस वाज स्टैंडिंग विद फुल कॉन्फिडेंस, विद फुल एवरीथिंग, एंड ही वाज नॉट वीपिंग, बेगिंग और एनीथिंग. ठीक है, उसको सोक्रेटिस को लगता था ये सब अनमैनली चीज़ें हैं, रोना वगैरह ये सब करना, दिस इज़ नॉट एट ऑल करेक्ट. एंड सोक्रेटिस ने यही बिलीव करा कि ही डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, सो ही वोंट क्राई, ही वोंट बेग, ही वोंट लुक फॉर पिटी, मर्सी और एनीथिंग. तो ये जो उसका डिफेंस था कि दिस इज़ अनमैनली, मतलब
what people saw was not this. उन्होंने ये confidence नहीं देखा. लोगों ने क्या देखा कि एक तो गलती, एक तो you are doing a crime, you're standing in the court, आपका ट्रायल चल रहा है, and instead of instead of softening up, instead of realizing your mistake, आप और confidence से खड़े हो like you've not done anything wrong. Now that was the image जो Socrates की लोगों पे पड़ रही थी. And this attitude और भी ज़्यादा Socrates का वो लेकर आया. So ये है कि now देखिए, this is a very different thing, but what happens is कि okay, Socrates may be right. Today we understand the value of his ideas, the value of his philosophy, what he gave to us and everything. But we can say that Socrates gave them at the wrong time, at the wrong place, with the wrong people, to the wrong people. So this is, of course, this is also what a wise man should have done. कि ओके, नो मैटर व्हाट, आपके आइडियाज़ बहुत ग्रेट है, रेवोल्यूशनरी है, रिवीलिंग है, वो लोगों को सिखा रहे हैं सोक्रेटिस के आइडिया कि ये जो आप जितनी ग्रीक गॉड्स वगैरह है, दिस इज़ नॉट ट्रू, इनके रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, गेट आउट ऑफ दिस साइकिल, व्हाटएवर ही इज ट्राइंग टू रैशनलाइज द मेन, बट इन एन एटीट्यूड जो कि गलत था, या उस समय के हिसाब से अनफिटिंग था, गलत था. At those times, how people usually conducted themselves, Socrates ऐसा बिल्कुल भी अपने आप को नहीं रखता था. So his ideas may have been great, but of course they were applied to the wrong people at the wrong time at the wrong place. So Socrates के बहुत, एक तो इतने personal enemies बना दिए उसने अपने उस मेथड से, सॉक्रेटिक मेथड से बहुत सारे अपने एनिमीज़ बना लिए. फिर उसके बाद नाउ ऑफ कोर्स मैनी ऑफ दोज वर गलत एलिगेशंस लगे थे कि उसको अगर सोफिस्ट के साथ इक्वेट किया जा रहा था, ऑल ऑफ दैट स्टफ. बट Socrates also didn't do much. Of course उसकी पूरी अपॉलोजी में उसकी पूरी वो है, ट्रायल की सारे कॉन्वर्जेशन, डायलॉग्स, एवरीथिंग, व्हाट ही सेड, हाउ ही सेड एवरीथिंग. बट स्टिल, so there is every reason to believe that if he had adopted a groveling, even a conciliatory tone, he would have been acquitted. As it was, he was found guilty by a bare majority. The law enacted that when the charge was proved, those who had brought the accusation should first propose a penalty which they thought fitting. तो उस समय का लॉ बोलता था कि जो भी accusation लेकर आया है, जिसने भी accuse किया है पर्सन को, वो ही penalty भी decide करेगा उसके हिसाब से जो correct है. फिर उसके बाद एक बार जिसने एक्यूजेशन लगाया वो, फिर उसके बाद जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाया, वो खुद अपनी एक पेनल्टी ऑल्टरनेटिव देगा कि आई प्रपोज दैट दिस शुड बी डन. तो फिर जजेस के ऊपर फाइनल था कि किसकी पेनल्टी को इन्फ्लिक्ट किया जाए. तो जो अक्यूजर्स थे जिन्होंने डॉक्टर सोक्रेटिस को अक्यूज़ किया था, दे प्रपोज दैट पेनल्टी के ही शुड बी कंडेम्ड टू डेथ एंड ऑल दैट. अब यहाँ पर भी सोक्रेटिस, व्हाट ही कुड हैव डन, no, I don't want a death punishment. I will agree with a lifetime jail sentence, or community service, anything like that. वो एक alternative punishment दे सकता था. But what he did was, instead of giving an alternative punishment, he said, I am proudly saying I am not guilty of any crime. I deserve no punishment, whatever he must have said at that time. So प्राउडली उसने अफर्म कर दिया कि मैंने कोई गलती की ही नहीं है, मैं अपनी कोई पनिशमेंट दूंगा ही नहीं है, स्टफ लाइक दैट. नाउ दिस इज़ वेरी ब्रेव एंड ऑल, दैट्स ट्रू दैट इट इज़ वेरी ब्रेव, बट नाउ इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव टू पर्सपेक्टिव. इफ देयर इज समबडी हु इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर आइडियल्स, एट एनी रेट वो अपने आइडियल्स के साथ समझौता नहीं करेंगे. वेदर इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ लाइफ एंड डेथ, एनीथिंग. It was somebody like Socrates. तो उनके लिए, for those people, what Socrates did was absolutely correct. लेकिन वो लोग जिन्हें लगता है कि when you're living in such times and you think you are an important person or you can be an important person, आप actual में एक impact डाल सकते हो. For that reason, if you may have to bend your ways at some point, that doesn't mean आप कुछ गलत करो. At some point, if you may have to bend your ideals, कि if there are some views according to which कि अगर Socrates इतनी confidently, इतनी उससे नहीं बोलता कि deserve no punishment, तो he may have lived a little longer. Later people may have realized कि what Socrates is saying is not absolutely wrong.
तो ऑफकोर्स सोक्रेटिस ने अगर वो ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट देता, मतलब वो अपनी गलती मान रहा है कि ठीक है आई एग्री टू माई फॉल्ट एंड मैं ये पनिशमेंट अपने लिए चाहूँगा, तो यू नो instead of, now this is what this actually amuses me kind of, because if he were to get his deserts, he proposed that he should be publicly honored by being given a seat at the president's table. So what Socrates said was कि I don't deserve a punishment, मुझे तो president's table पर जो president थे उस समय के उनके साथ बैठकर मुझे तो एक वो होना चाहिए, मुझे ऑनर करना चाहिए, पब्लिकली ऑनर करना चाहिए. So you know now this was very मतलब you know if you imagine it now, there is a criminal जो कि कटघरे में कोर्ट में खड़ा हुआ है and people are asking what do you think should be your penalty, and he is saying that I have done no crime, instead मुझे तो publicly सम्मान होना चाहिए, मुझे तो president के साथ बैठ के खाना आना चाहिए, whatever you know, उनके साथ मुझे उनके level पे बैठना चाहिए. So yeah, so this is what Socrates did. So ये basically हम इसलिए पढ़ रहे हैं to understand Socrates character, to understand कि उनकी philosophy, देखिए हर फिलॉसफी को समझने के लिए फिलोसोफर का कैरेक्टर समझना भी ज़रूरी होता है, बिकॉज वो हमें बताता है कि हाउ डिड दैट पर्टिकुलर फिलोसोफर रीच टू दैट पर्टिकुलर फिलोसफी, रीच टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. उसके लिए हमें समझना ज़रूरत है कि वो फिलोसोफर कैसा था, व्हाट वर हिज आइडियल्स, व्हाट वर हिज थिंकिंग. तो लेकिन लॉ तो कह ही रहता कि आपको एक पेनल्टी तो बतानी पड़ेगी. ही वुड विदाउट प्रेजुडिस टू हिज प्ली ऑफ इनोसेंस सजेस्ट अ फाइन ऑफ 30 मीनास. सो अब व्हाट सोक्रेटिस डिड ऑन टॉप ऑफ दैट कि अच्छा उसको आपको पेनल्टी तो बतानी पड़ेगी नो मैटर व्हाट यू से. व्हाट ही सेड वाज ठीक है 30 रुपये मुझसे ले लेना, 30 पैसे व्हाटएवर. नाउ दिस एंगर्ड द पीपल इवन मोर, एंगर्ड द जजेस इवन मोर कि आपको एक ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट दी जा रही है. इसका मतलब ये नहीं कि यू मेक फन ऑफ दिस, because what Socrates was doing was actually taken by people as Socrates making fun of the laws, making fun of the people. लोगों ने उसको वैसे ही जज किया कि मेकिंग फन ऑफ अस, कि हम लोग ओके बाय मेजॉरिटी, इफ यू नो देर आर पीपल हु हैव रीच टू अ डिसीजन, उन्होंने वो रीच करा है कि देर इज अ मेजॉरिटी एंड दे आर रीचिंग टू द डिसीजन कि आप एक क्रिमिनल हो, आपने कुछ क्राइम कमिट किया, आपने गलत किया है और आपको डेथ पेनल्टी दी जा रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी सीरियस थिंग, एंड यू आर रिडिक्यूलिंग इट. पहले तो आप बोलो कि आपको तो सम्मान मिलना चाहिए, पब्लिकली आपका सम्मान होना चाहिए, फिर आप बोल रहे हो कि ठीक है मैं बस 30 रुपये दे के मुझे फ्री कर दिया जाए. तो दिस वॉज सीन एज कि सोक्रेटिस वॉज मेकिंग फन ऑफ दीज पीपल. तो इसके बाद तो और भी ज़्यादा, he was now condemned to death by a larger majority, about 80 of those who had previously voted for his acquittal now voting for his execution. कि कम से कम 80 लोग जिन्होंने पहले बात की थी कि यार सोक्रेटिस को छोड़ दिया जाए, इसने क्राइम नहीं किया, अब उन्होंने उल्टा और वोट ये नहीं किया कि वो एक्चुअली क्रिमिनल है, बट और उल्टा वोट क्या कर दिया कि इसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, इसको डेथ पेनल्टी मिलनी ही चाहिए. नाउ बहुत दिनों तक वो जेल में रहे, हिज फ्रेंड्स वगैरह जो थे वो उसको वो करते रहे कि आप भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ. These things were possible in Athens. Anaxagoras had apparently escaped with the help of Pericles. Pericles उसका एक फ्रेंड था which was in the nobility. तो Anaxagoras Pericles से निकल के चला गया था. मतलब ये उस समय पे एथेंस वगैरह में पॉसिबल था कि थोड़े से पैसे आपने गार्ड को दे दिया, आपका कोई इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड वगैरह है तो आप जेल से भागकर निकल सकते हो. तो एनेक्सगोरस आयोनिया गया था, सोक्रेटिस को बोला गया था कि आप थेसली चले जाओ, वहाँ पे थेसली में आपको ये एथेंस का लॉ आप तक नहीं पहुँच पाएगा, थेसली जो है उसके लॉज डिफरेंट है, वहाँ पर आप अपनी और वो कर सकते हो. लेकिन सोक्रेटिस ने मना करते हैं कि आई विल नॉट फ्ली, इसका मतलब मैं अपने लॉज को मानूंगा ही मानूंगा. एंड लॉ ने उसको डेथ पेनल्टी दी थी, उसको उसे मानना ही पड़ेगा. तो आफ्टर 30 days उसको उस समय कैसे दी जाती थी, देयर वाज नो वो हैंगिंग पनिशमेंट नहीं होती थी कि फांसी वगैरह, आपको एक कप दिया जाता था जिसमें आपको जहर दे दिया जाता था मिलाकर किसी चीज़ में. तो सोक्रेटिस ने बिना सोचे समझे वो जहर का कप पी लिया. अब प्लेटो यू नो का अकाउंट प्लेटो की हमें उसमें दिखता है फ्रॉम द फाइडो. तो यू नो बहुत सारी डिटेल्स प्लेटो ने सोक्रेटिस की डेथ के बारे में ऐसे दी जिसको हम नहीं बोल सकते कि दिस वाज वेरी हिस्टोरिकल टू द फैक्ट टू द पॉइंट, बट या कि बहुत सारी चीज़ें. ही रोज एंड वेंट इनटू अ चेम्बर टू बेथ एंड क्राइटो फॉलोड हिम बट ही डायरेक्टेड अस टू विजिट फॉर हिम. वी वेटेड देयरफॉर. तो यू नो वो वेट कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, वो नहाने गए, बात कर रहे थे कि कैसे हमारे ऊपर कैलामिटी आ गई है, सोक्रेटिस जैसा इतना इम्पोर्टेंट यू नो वो डिप्राइव्ड है फादर से, बिकॉज दे सॉ सोक्रेटिस इज देयर फादर फिगर. यू
नहाने धोने के बाद he had 2 little sons, one grown up and the women belonging to his family were come. सारे उसके घर वाले मिलने आ गए, उसके 2 बेटे आ गए जो है, उनसे बात करी, फिर जैसे उनको डायरेक्ट किया कि women children को तुम चले जाओ and all of that stuff. So this is an account कि Socrates का कैसे हुआ. Socrates, I shall not have to find that fault with you and that I do with the others that they are angry with. So now near sunset he spent a considerable time within. When he came from bathing he sat down and did not speak much afterwards. Then the officer of the 11 came in and standing near him said, okay, so officer ने ये सब बोला कि जो ऑफिसर है वो भी Socrates को आके बोलते कि तुम जब तक यहाँ पे थे you were very noble, you were excellent man and it is not possible to let you go and all of that. So this is what एक तरीके से, but I think Socrates at the sun is still on the mountains and has not yet set. Besides I know that others have drunk the poison very late. तो उस दिन पीना था तो Socrates ने बोला लाओ दे दो poison. Crito बोल रहा है कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो दिन भी शाम भी नहीं ढली है, बाकी लोग तो बहुत आराम से रात तक देर तक पीते, जितना हो सके उतना जी लेते हैं, कर लेते हैं. तो इसके ऊपर Socrates बोलता है कि जो ये लोग करते हैं वो अपने रीजंस के कारण करते हैं. वो चाहते हैं कि वो और देर जिंदा रहे, अपने लव्ड वंस के पास रहे. मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है, मैं थोड़ा और देर से पी के अपना ही मजाक और बनाऊंगा. तो देयर इज़ नो पॉइंट कि अभी पीऊँ बाद में पीऊँ, ऑल ऑफ दिस. सो मतलब दिस इज़ वॉट ये अकाउंट जो प्लेटो देता है कि सोक्रेटिस के डेथ के टाइम पे क्या हुआ था. दिस इज़ now there are so many things, questionable things, लेकिन ये एक बेसिक अकाउंट जो स्ट्रक्चर could have been ये हम वो कर पाए हैं. तो अब सोक्रेटिस अपने उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसे करना चाहिए. जो लेकर आए थे पॉइजन वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, आप पी लो, उसके बाद आपको भारीपन लगने लगे तो बैठ जाओ और लेट जाओ और हो जाएगा, आपको इजीली मिल जाएगी, यू वोंट फील एनी डिफिकल्टी इन ऑल ऑफ दैट स्टफ. सो मतलब दिस इज हाउ what say you do of this portion with respect to making a libation to anyone, is it lawful or not? We only found so much Socrates is speaking sufficient to drink. I understand you, he said, but it is certainly both lawful and right to pray to the gods at my departure, hence they may be happy, which therefore I pray, and so may it be. And he did, मतलब this is the conversation जो चलती आई. बहुत लोग अपने आप को रोने से रोक रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि वो ना रहे, लेकिन जब पी ले कर ले एंड हम वो रोक नहीं पाए अपने आप को. जैसे ही सोक्रेटिस ने वो पॉइजन पी लिया तो उन लोगों का रोना निकल ही गया. एंड आई वेप्ट फॉर माई सेल्फ. जैसे प्लेटो बोलते हैं कि मैं उनके लिए नहीं रो रहा था कि सोक्रेटिस जा रहा है, प्लेटो इसलिए रो रहा था कि उनके ऊपर से एक फादर फिगर जा रहा है, उनके फ्यूचर के लिए, फॉर्च्यून के लिए. एंड ऑल ऑफ दीज रोने लग गए एंड ऑल दैट. तो सोक्रेटिस को छोड़ के सब लोग रो रहे थे, ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे. तो सोक्रेटिस बोलता है व्हाट आर यू डूइंग, क्यों रो रहे हो. आई हैव heard that it is right to die with good omens, be quiet therefore and bear up. तो ये this is all ऐसे कि this was the reason कि मैं women को बाहर भेजा था कि वो रोए ना, करे ना. एंड देन you are trying and said कि अगर आप रोते रोते मत भेजो, it is not a good omen, हंसते हंसते भेजो, this is the good omen, उससे all of that stuff. And when these people heard कि रो के भेजना is not considered a good omen, they were ashamed of themselves कि कैसे वो man होके and they're crying like anything and all of that. They stopped and then Socrates died and all of that stuff. So now the last words of Socrates were, Socrates बोलता कि Crito, we owe a cock to this person, Aesculapius paid, हम कुछ ये पैसे हम बाकी है उसको पे कर देना, प्लीज़ भूलना मत. एंड सो Crito बोलता है कि वो तो ठीक है, कुछ और है जो आप आखिर में जाते जाते बोलना चाहते हो. तो उसने कुछ बोला नहीं, बट फिर उसके बाद
now he was dead and all that. So Socrates, ये हमने एक अकाउंट देखा बेसिकली प्लेटो का. So you can see that this account goes on very much like a story and how Socrates was treated. At least Plato ने ऐसा दिखाया कि how Socrates was treated and how people cried and loved him. मतलब the handful of people who actually understood जो Socrates बोलना चाह रहा है. तो Socrates के बारे में हमारे पास मेनली दो सोर्सेज से पता चलता है. एक है प्लेटो, एक है जेनोफोन. ठीक है. अब दोनों ने ही अपने अपने अकाउंट्स में बहुत अलग अलग बातें भी करी है. कुछ पॉइंट्स पे बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्टरी बातें भी करी है. Plato in his dialogues makes Socrates the mouthpiece of his own teaching. The majority of the tenets of Socrates is made to give expression and कि प्लेटो अपनी बहुत सारी अपनी बुक में इसलिए होता है कि सोक्रेटीज है मेन जिससे ही हैज़ बीन इंस्पायर्ड एंड फाउंडेशनल एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो सोक्रेटीज़ के बारे में हमें प्लेटो के अकाउंट से जो पता चलता है वो बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं है. वो बहुत बहुत ज़रा लगता है कि वट एवर ही हैज़ सेड अबाउट सोक्रेटीज़ बहुत सारी चीज़ें आर ऑल्सो फॉल्स, नॉट कम्प्लीटली ट्रू. तो ये बात भी इसलिए भी पता चलता है क्योंकि हम जब देखते हैं कि प्लेटो ने सोक्रेटीज़ के बारे में जो लिखा है, तो प्लेटो की बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जो प्लेटो की टीचिंग्स कुछ ऐसी भी है जो सोक्रेटीज़ के कॉन्ट्रडिक्शन में आती है. कि सोक्रेटीज़ इस बारे में बोलता है, प्लेटो उसका कुछ ऑपोजिट कुछ अलग ही बोलता है. लेकिन सोक्रेटीज़ के बारे में हमें इतनी ज़्यादा इसीलिए हम नहीं बोल सकते कि जो भी प्लेटो ने बोला है वो ट्रू है. उसका एक रीज़न ये है कि प्लेटो ने जब सोक्रेटीज़ के बारे में लिखा है तो वो प्लेटो ने अपनी खुद की फिलोसफिकल टीचिंग डेवलप करने से पहले लिखा. उस समय पर प्लेटो कम्प्लीटली सोक्रेटीज़ का डिसाइपल था. बट एवर सोक्रेटीज़ वुड से प्लेटो वुड एग्री विद इट एंड ऑल दैट. तो ऑफ कोर्स ये बात है कि प्लेटो ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर सोक्रेटीज़ के बारे में लिखा है. Even in these Socratic dialogues we have what is no doubt an idealized portrait of Socrates. जो अभी हमने जैसे डेथ अकाउंट पढ़ा सोक्रेटीज़ का, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये सब बहुत ही आइडियलाइज वर्जन है. हो सकता है कि दिस इज़ हाउ मच ट्रू इज़ दिस हमें कुछ नहीं पता. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें इमेजिनरी है इसमें से, बहुत चीज़ें ट्रूथ भी हैं. तो एटलीस्ट ये है कि चलो ठीक है, द जिस्ट एंड सब्सटेंस ऑफ द फिलोसफी ऑफ सोक्रेटीज एटलीस्ट हमें प्लेटो के अकाउंट से पता चलता है कि मेन सोक्रेटीज क्या बोलना चाह रहा था. उसकी डिटेल्स जो है वो कितनी इमेजिनरी है कितनी सच है, दैट इज़ नॉट वेरी श्योर, दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर. अब जेनोफेन जो है उसकी भी अपनी खुद की पेक्यूलियरिटीज़ हैं. प्लेटो एक आइडियलाइजिंग फिलोसोफर था. मतलब ठीक है, सोक्रेटीज़ की बात आती थी जब, तो प्लेटो सोक्रेटीज़ को बहुत आइडियलाइज करके फादर फिगर हमने देखा भी किस तरीके से दिखाया गया. लाइक ही वाज अ वेरी वेरी ग्रेट पर्सन, डिड ग्रेट थिंग्स एंड उसकी डेथ पे सब रो रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो जेनोफोन वाज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैन ऑफ अफेयर्स. वो प्लेन ऑनेस्ट था. तो जेनोफोन जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जेनोफोन ने जो कुछ हमें पता है सोक्रेटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल नहीं है उसकी टीचिंग के. तो वो सोक्रेटीज़ से अब फिलोसोफर की तरह नहीं जुड़ा था बट एज एन एडमायरर ऑफ हिज कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी. तो प्लेटो जो है वो सोक्रेटीज़ की टीचिंग्स को बहुत हाई पेडेस्टल पे रख के आइडियलाइज करके शुगर कोट करके बताता था. जेनोफोन उसको बहुत लो बताता था बिकॉज जेनोफोन वाज नॉट प्राइमरीली कनेक्टेड टू सोक्रेटीज एज अ फिलोसोफर. उसकी फिलोसफी की तरफ अट्रैक्टेड नहीं था बट उसकी पर्सनैलिटी, उसका कैरेक्टर, हाउ सोक्रेटीज वाज एज अ पर्सन, राइटियस, वर्चुअस, ब्रेव एंड स्टफ लाइक दैट. लेकिन मतलब ये है कि इन सब के बावजूद जेनोफोन से हमें बहुत कुछ सोक्रेटीज़ की फिलोसफी लाइफ के बारे में पता चलता है. Now, Socratic teaching is essentially ethical in character. So, in this alone did Socrates bear any resemblance to the Sophists. It was Sophists who had introduced into Greek philosophy the problem of man and of the duties of man. एक ही जगह है जहाँ पे सोक्रेटीज और सोफिस्ट की टीचिंग, और हमने ये देखा था कि सोफिस्ट ट्रेडिशन पूरी तरीके से ह्यूमनिस्टिक था. सोफिस्ट वन ऑफ द फर्स्ट थे जिन्होंने मैन के बारे में, ह्यूमन के बारे में, उसके इंटरनल ह्यूमनिस्टिक लेवल पे कोई बात की थी. इसके पहले के फिलोसोफर्स जो थे वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड मेटाफिजिक्स के ऊपर उनका फोकस, नॉट इवन मेटाफिजिक्स बट या यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन पर उनका पूरी तरीके से फोकस था. और सोक्रेटीज भी जो है अपनी अटेंशन जो है वो पूरी तरीके से ह्यूमन की तरफ लेकर चले जाता है. तो ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द डिफरेंट बीइंग्स, नेचर, अल्टीमेट रियलिटी, इसके ऊपर वो काम नहीं करते. लेकिन सोक्रेटीज पूरी तरीके से काम करता है मैन,
human knowledge, mathematics, physics, astronomy, virtues, goodness, ethics, all of these things. तो सोक्रेटिस का मानना था कि ये पेड़ पौधे, फील्ड्स, नेचर, इन सब से हम कुछ नहीं सीख सकते. मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी. मैथमेटिक्स क्या है? ये नंबर्स. फिजिक्स ये हमारे नेचर, ग्रेविटी, ऑल दैट स्टफ. एस्ट्रोनॉमी हेवनली बॉडीज वगैरह. तो सोक्रेटिस का मानना था कि इन सब चीज़ों से हमें कुछ भी सीखने को नहीं पड़ेगा. व्हाट आवर मेन फोकस शुड बी ऑन द ह्यूमन एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन लाइफ. Sophists had founded knowledge upon perception, with the result that all objective standards of truth had been destroyed. It was the work of Socrates to found knowledge upon reason. तो सोफिस्ट ने पूरी तरीके से अपने परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, उसके ऊपर अपनी नॉलेज को बेस किया था कि जो आपको लगता है सच है वही सच है. राइट इज़ डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी मैन. लेकिन सोक्रेटिस नॉलेज को पूरी तरीके से रीज़न पर लेकर आ गए थे कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होता है, यूनिवर्सल वैल्यू होती है. ट्रूथ में ऑब्जेक्टिविटी देखनी पड़ती है, सब्जेक्टिविटी नहीं. ये हम बहुत ही क्लियरली, बहुत ही डिटेल में प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. तो सोक्रेटिस की पूरी हम किस तरीके से समराइज कर सकते हैं? ऑल नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन वी आर डायरेक्टली कॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग, अ मैन, अ ट्री, अ हाउस और अ स्टार, सच कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड परसेप्शन. व्हेन शटिंग आवर आईज वी फ्रेम अ मेंटल पिक्चर ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट, it is called an image or representation. Such mental images are like perceptions, always ideas of particular individual object, but besides these ideas of individual objects, whether through sense perception or imagination, we also have general ideas, not ideas of any particular thing, but ideas of whole classes of things. This is Socrates is mortal, I'm thinking of the individual Socrates, but if I say man is mortal, I'm thinking of this. Such an idea is called a general idea or a concept. So, general ideas, that is to say not ideas of any particular thing but ideas of whole class of things. तो जो भी नॉलेज है, सोक्रेटिस का कहना है कि वो नॉलेज है थ्रू कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट क्या होता है? वो किसी भी क्लास के बारे में एक जनरल आइडिया होता है. देखो, परसेप्शन मतलब हम एक पर्टिकुलर चीज़, हमने एक पर्टिकुलर पेड़ देखा, पेड़ पे देखा एक ग्रीन कलर का पत्ता है, दैट ट्री हैज़ ग्रीन लीव्स. ये हो गया हमारा परसेप्शन. हमने उसकी इमेज बनाई, हमने आंखें बंद करी, हमने इमेजिन किया कि अच्छा हमने वही पेड़ देखा था, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन, उसका इमेज हमने देखा. लेकिन एक जनरल आइडिया होना कि ऑल ट्रीज या फिर ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स, दैट ट्री नहीं, ट्रीज इन जनरल हैव ग्रीन लीव्स, ये हो गया उस चीज़ का एक कॉन्सेप्ट. मैन इज मॉर्टल, सोक्रेटिस इज मॉर्टल. तो सोक्रेटिस की जब हम बात कर रहे हैं, हम परसेप्शन की बात कर रहे हैं कि सोक्रेटिस इज मॉर्टल, सोक्रेटिस इज गोइंग टू डाई. लेकिन मैन इज मॉर्टल जब हमने देखा तो वो एक जनरल आइडिया क्यों हुआ, वो एक कॉन्सेप्ट क्यों हुआ, वो परसेप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक ऐसा जनरल आइडिया जिसमें पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, हम किसी भी क्लास के सभी मेंबर्स की बात कर रहे हैं. तो परसेप्शन के थ्रू इट इज़ नेवर पॉसिबल कि हम एक ही क्लास के सारे मेंबर्स को परसीव कर लें. हम व्हेन वी आर सेइंग दैट, हमने इसके पहले एग्जाम्पल देखा था, कैमल्स आर वेजिटेरियंस. कैमल्स आर वेजिटेरियंस एक कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम एक जनरलाइज्ड आइडिया की बात करें. हमने दुनिया भर में सारे कैमल्स को नहीं देखा है, सारे कैमल्स की ईटिंग हैबिट्स को नहीं स्टडी किया है कि हम ये बोल सके कि ऑल कैमल्स या दिस कैमल इज वेजिटेरियन. हमने सारे कैमल्स को नहीं देखा है, लेकिन हमने एक मेजॉरिटी कैमल्स, ओके मे बी वी हैव ऑब्जर्व्ड 1 2 3 4 5 6 100 200 1000 कैमल्स. उसके बाद हम एक जनरल कॉन्सेप्ट पर पहुँचे हैं कि कैमल्स आर वेजिटेरियंस. तो साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड ये वाली जो नॉलेज होती है, ज्योमेट्री वगैरह, ये सब इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, विच कॉन्सेप्ट्स आर यूनिवर्सल बट नॉट एब्सोल्युटली यूनिवर्सल. वो एब्स्ट्रैक्टली सभी पे अप्लाई करती है.
All class names such as man, tree, house, river, animal, horse, being which stand for not one thing but a multitude of thing represents concepts. Concepts का मतलब कि ऐसी चीज़ें जो एक चीज़ के लिए नहीं पर बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टैंड करती हैं, बहुत सारी चीज़ों को रेफर करने के लिए उस एक नाम का यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ वॉट इज़ नोन एज द कॉन्सेप्ट. वो ये चीज़ें जो वो कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती है. तो हम जनरल आइडियाज़ फॉर्म करते हैं जब हम इन कॉन्सेप्ट्स या फिर ऐसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में कलेक्टिवली बात करते हैं जिनके अंदर कॉमन क्वालिटीज़ हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल आई कैन नॉट इंक्लूड द क्वालिटी वाइटनेस इन माय जनरल आइडिया ऑफ हॉर्सेस. तो कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती है जो जनरल होती है कि अच्छा हम हॉर्स की बात करते हैं तो हॉर्स को लेकर आपके पास जनरल आइडियाज़ क्या आते हैं. हॉर्सेज हैव टेल्स, दे हैव 4 legs, दे हैव 2 ears. तो ये उन हॉर्स के बारे में जनरल आइडिया आ गया. लेकिन जब हमने बोला वाइटनेस इज नॉट अ जनरल आइडिया ऑफ द हॉर्स, क्योंकि नॉट ऑल हॉर्सेज आर वाइट. हॉर्सेज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एज वेल. ब्लैक है, ब्राउन है, गोल्डन है, वट एवर कलर्स द डिफरेंट हॉर्सेज हैव. तो thus a concept is formed by bringing together the idea in which all members of a class agree with something. तो concept कब फॉर्म होता है? तब कि जब एक क्लास के सभी मेंबर्स के पास वो सेम क्वालिटी है, तभी जाकर उस चीज़ का एक कॉन्सेप्ट फॉर्म हो पाता है. और उन क्वालिटीज़ को हम हटा देते हैं जिन क्वालिटीज़ में वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं. नाउ रीजन इज द फैकल्टी ऑफ कॉन्सेप्ट. रीजन इट माइट बी ऑब्जेक्टेड इज द फैकल्टी ऑफ आर्ग्यूइंग, ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम प्रेमाइसेस. अब रीजन को कैसे बोल रहे हैं? अब सोक्रेटिस बोल रहा है कि नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज द एक्चुअल नॉलेज, नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो अब बात करी जा रही है कि कॉन्सेप्ट्स जो है वो रीज़न की फैकल्टी है. कॉन्सेप्ट्स हमें रीज़न की हेल्प से मिलता है. डायरेक्ट कनेक्शन अगर हम देखें तो कि कॉन्सेप्ट्स का रीज़न से क्या लेना देना. वी हैव टू ड्रॉ द कन्फ्यूजन है. देखिए रीज़न क्या होता है? रीज़न से मान लीजिए तो आर्ग्यूमेंट्स हैं, प्रीमाइसेस हैं, उससे हम रीज़न की हेल्प से कंक्लूजन निकालते हैं. बट अ लिटिल कंसिडरेशन विल शो अस that though this is so, yet all reasoning is employed upon concept. All reasoning is either deductive or inductive. Induction consists in the formulation of general principles from particular cases. A general principle is always a statement made not about a particular thing but about a whole class of things, that is about a concept. Concepts are formed inductively by comparing numerous examples of class. अब देखिए कैसे जितनी भी रीजनिंग हम बोलते हैं वो या तो डिडक्टिव होती है, इंडक्टिव होती है. ठीक है, डिडक्शन इंडक्शन हम ऑलरेडी लॉजिक में क्लियरली पढ़ चुके हैं, लेकिन हम बात कर लेते हैं. डिडक्टिव तब होता है जब हम जो कंक्लूजन है वो प्रेमाइसिस से ही निकल कर आता है. हमारे पास जो कंक्लूजन है अगर वो प्रेमाइसिस के बेसिस पर ही किया गया है, दैट मीन्स दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग. इंडक्शन में क्या होता है? फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स फ्रॉम पर्टिकुलर केसेस. कुछ पर्टिकुलर केसेस से हम जनरल प्रिंसिपल्स को इंडक्शन में बनाते हैं. तो अब जनरल प्रिंसिपल हम कभी भी किसी एक चीज़ के बारे में नहीं बताते, बट पूरी क्लास के बारे में हम एक जनरल प्रिंसिपल बताते हैं कि अच्छा गर्ल्स, लेट्स, दिस इज़ वेरी क्रूड एग्जाम्पल बट या लेट्स से कि गर्ल्स हैव ब्यूटिफुल आइज. अगर ये दिस इज़ नॉट ट्रू ऑफ कोर्स, बट ये हमने एक जनरल प्रिंसिपल बताया कि गर्ल्स के पास सुंदर आँखें होती हैं. तो हम किसी एक गर्ल के बारे में, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं बात करें. ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम एक पूरी क्लास ऑफ थिंग के बारे में बात करें, हम सारी गर्ल्स के बारे में बात करें. तो कॉन्सेप्ट का फॉर्म होता है जब हम एक ही क्लास के बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कंपेयर करते हैं. हम देखते हैं कि 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल, 4 गर्ल, 100 गर्ल्स, 200 गर्ल्स, 500 गर्ल्स, सभी के पास ब्यूटीफुल आइज है. इसका मतलब जो गर्ल्स की क्लास है दे हैव ब्यूटीफुल आइज. डिडक्टिव रीजनिंग इज ऑलवेज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग जनरल प्रिंसिपल्स टू पर्टिकुलर केसेस. तो इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर केसेस से हम जनरल प्रिंसिपल्स निकाल कर लाते हैं. हमने देखा कि अच्छा कुछ केसेस में लड़कियों की आंखें सुंदर है, हमने उससे एक जनरल प्रिंसिपल डिराइव कर लिया कि लड़कियों की आंखें सुंदर होती है. डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल प्रिंसिपल्स को पर्टिकुलर केसेस में अप्लाई करते हैं. अगर हम बोलते हैं कि जैसे सारे मैन मॉर्टल है, सोक्रेटिस एक मैन है, तो इसका मतलब सोक्रेटिस को भी मॉर्टल होना पड़ेगा. हमारा जनरल प्रिंसिपल क्या था कि मैन इज मॉर्टल. हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सोक्रेटिस. हमने बोला कि सारे बनानास येलो होते हैं. हमने बोला कि सारे, ठीक है, हमने ये सही बात की कि सारे जैसे जो जितने भी मैन हैं वो सारे येलो, वो सारे मॉर्टल होते हैं. सोक्रेटिस एक मैन है, मतलब सोक्रेटिस भी मॉर्टल होता है. तो हमने क्या करा? एक जनरल प्रिंसिपल क्या था कि मैन इज मॉर्टल. हमने उस जनरल प्रिंसिपल को एक पर्टिकुलर केस सोक्रेटिस पर अप्लाई करा. तो इंडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं? हम कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, और डिडक्टिव रीजनिंग में हम वो बने हुए कॉन्सेप्ट्स को फिर अप्लाई करते हैं.
तो सोक्रेटिस जब बोलता है कि सारी नॉलेज है वो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज है, तो वो इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों रीजनिंग को इंक्लूड कर रहा है। और ये जो है वो डायरेक्ट ऑपोजिशन में है सोफिस्ट के नॉलेज इन सेंस परसेप्शन, क्योंकि नॉलेज सोफिस्ट के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है, विच इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन सेंस परसेप्शन। तो सोक्रेटिस जो है वो यूनिवर्सल एलिमेंट को ढूंढ रहा है और सोफिस्ट जो है वो सब्जेक्टिव एलिमेंट को बोल रहा है। सोक्रेटिस के लिए ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव, सोफिस्ट के लिए द ट्रूथ इज सब्जेक्टिव। सोक्रेटिस के लिए जो ट्रूथ है विच इज बाइंडिंग ऑन ऑल मैन, वैलिड फॉर ऑल पीपल, और सोफिस्ट के लिए क्या है, नो ट्रूथ इज बाइंडिंग ऑन ऑल मैन, इट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल पीपल। सो we shall see this more clearly if we reply that a concept is the same thing as a definition. If we wish to define any word, for example the word man, we must include in a definition only the qualities which all men have in common. अगर हम अब देखिए कॉन्सेप्ट जो है वो डेफिनेशन के जैसे होता है। कैसे डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, हम बोल रहे हैं कि बनानाज आर फ्रूट्स, हम बोल रहे हैं कि हम फ्रूट्स को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो फ्रूट्स की डेफिनेशन में हम फ्रूट्स की उन क्वालिटीज़ को डालेंगे जो सारे फ्रूट्स में कॉमन होती है। ऐसी कोई क्वालिटी कि जैसे मान लेते हैं कि फ्रूट्स में कॉमन क्वालिटी होती है कि फ्रूट्स के पास सीड्स हैं। अब हम देखें एप्पल रेड कलर का है, बनाना येलो कलर का है, एप्पल शेप में राउंड है, मतलब थोड़ा उसका शेप अलग है, ऑरेंज का शेप कलर अलग है, शेप अलग है, बनाना का शेप अलग है, कलर अलग है, लेकिन है तीनों फ्रूट्स। तो हमने फ्रूट्स की डेफिनेशन में क्या करा, एक कॉमन प्रिंसिपल को ले लिया कि फ्रूट्स हैव सीड्स। सो अगर हम इसी तरीके से जब हम कॉन्सेप्ट की बात करें, हम जनरल प्रिंसिपल्स की बात करें। अब मान लीजिए कि अगर हम मैन को एक वाइट स्किन एनिमल जैसे डिफाइन करेंगे तो इट वोंट बी ट्रू, वो उसकी करेक्ट डेफिनेशन नहीं, क्योंकि नॉट ऑल मैन आर वाइट स्किन, कुछ स्किन टोन्ड होता है, पीच टोन्ड होता है, ब्राउन होते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इसी तरीके से हम इंग्लिश स्पीकिंग नहीं डाल सकते कि ऑल दोज हु स्पीक इंग्लिश आर मेन, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। बट वी माइट इंक्लूड द क्वालिटीज टू लेग्ड, कि दे यूज टू लेग्स, तो दिस कैन बी अ क्वालिटी, क्योंकि ये एवरी मैन वुमेन will have the quality of being two-legged. Of course there may be cases where some people don't have legs and all that stuff, but that is another thing. तो डेफिनेशन जो है वो ऐसे ही फॉर्म होती है जैसे हम एक कॉन्सेप्ट को फॉर्म करते हैं। कॉन्सेप्ट को फॉर्म करने के लिए हम एक जनरल प्रिंसिपल को लेते हैं और डेफिनेशन के लिए भी हम एक ऐसे प्रिंसिपल को लेते हैं, एक ऐसी क्वालिटी को लेते हैं जो उस क्लास के सभी मेंबर्स में प्रेजेंट होती है। तो डेफिनेशन क्या है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को जब हम वर्ड्स में डिफाइन करते हैं, जब हम वर्ड्स में डालते हैं तो वो उस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन बन जाती है। जब हम कॉन्सेप्ट को वर्ड्स की हेल्प से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अच्छा ये द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन जब हमने बोला कि दे आर टू लेग्ड एनिमल्स, मैमल्स, तो वो उसकी डेफिनेशन बन गई। और जब हम डेफिनेशंस क्रिएट करते हैं तो हम एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ ट्रूथ को इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि हमने क्या करा, हम डेफिनेशन में जनरल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं और वो डेफिनेशन चाहे कोई भी बोल रहा हो, चाहे किसी भी समय बोल रहा हो, इट इज़ दैट डेफिनेशन इज बाइंडिंग ऑन ऑल, वो यूनिवर्सल होती है। ऑल मेन, ऑल वीमेन, एनिमल, सबके लिए एक बनाना की डेफिनेशन वुड बी अ बनाना ओनली। सो दैट इज़ वाई डेफिनेशंस जो है वो स्टैंडर्ड ट्रूथ के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। Similarly, if we fix upon a definition of the word man, we can then compare any object with that definition and say whether it is a man or not. Again, we can, again if we can decide that the proper concept of virtue is, then the question whether any particular act is virtuous can be decided by comparing that with the concept. अगर हमने मान लिया virtue को define कर दिया कि virtue क्या है, तो किसी भी act को हम virtuous, non virtuous बोल सकते हैं। अगर हमने ये define कर लिया कि right क्या है या गुड क्या है, सो वी कैन वेरी इजीली डिसाइड कि कोई एक्ट गुड था या बैड था, राइट था या रॉन्ग था। तो सोक्रेटिस इस नॉलेज की, इस थ्योरी की बात कर रहा है जिसमें वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के ऊपर आ रहा है। नॉलेज जो है वो सेंसेशंस जैसे नहीं हो रहे, क्योंकि सेंसेशंस को आप पास नहीं कर सकते, जबकि ट्रूथ इज देयर फॉर एवरीबडी, चाहे वो उसको माने या ना माने। Knowledge means knowledge of things that are objectively are independent of the individual. तो हम यही पूरा डिस्टिंक्शन देख रहे हैं, हमने यही पूरा डिस्टिंक्शन सोफिस में पढ़ा
तो हम वही देख रहे हैं कि जब सोक्रेटिस बोलता है नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रूथ, तो हम बात कर रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल की नॉलेज के बिना भी एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। ये एग्जाम्पल मैंने पिछले चैप्टर में भी दिया था कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई सी अ डेस्क, वेदर आई सी इट, वेदर आई डोंट सी इट, चाहे मुझे उस डेस्क के बारे में पता हो या ना पता हो, बट इट एग्जिस्ट एंड दैट इज द ट्रूथ। मैंने बेशक उसको नहीं देखा, मैं नहीं जानती कि इस शेप की, इस कलर की डेस्क भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन द डेस्क इज एग्जिस्टिंग एंड दैट इज द ट्रूथ। तो सोक्रेटिस क्वेश्चंस पूछा था व्हाट इज वर्च्यू, टेम्परेंस, प्रूडेंस, ट्रू कॉन्सेप्ट। तो जब इन चीज़ों को देखिए व्हाट इज वर्च्यू, तो वो बात करा एक्चुअली कि वर्च्यू की डेफिनेशन क्या है, वर्च्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। His method of following concepts was by induction. He would take common examples of actions that are universally admitted to be prudent and would attempt to find the quality which they all have in common and by virtue of which they are classed together and so form the concept of prudence. तो क्या करता था कि वो एक ही, जैसे मान लो वो अगर वर्च्यू की बात कर रहा है तो वो कॉमन क्वालिटीज़ लेकर वर्च्यू का एक कॉन्सेप्ट, एक डेफिनेशन फॉर्म करने की कोशिश करता था। Then he would bring up fresh examples and see whether they agreed with the concepts of form. नए नए एग्जाम्पल्स लेके आते थे कि अच्छा वर्च्यू की जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताई है, क्या वो कॉन्सेप्ट इन एग्जाम्पल्स के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं कि नहीं। एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट। Socratic theory of knowledge was not a theory put forward for its own sake but for practical ends. Socrates always made theory subservient to practice. तो Socrates की theory सिर्फ theoretical नहीं थी लेकिन practical थी। सोक्रेटिस हमेशा से अपनी सारी थ्योरीज को पुट टू प्रैक्टिस करता था। किसी चीज़ के बारे में अगर उसने कॉन्सेप्ट फॉर्म किया है तो जितने एग्जाम्पल से वो ट्राई कर सकता है वो सभी एग्जाम्पल से सोक्रेटिस ट्राई करता है, वेदर व्हाट क्वालिटीज, व्हाट कॉन्सेप्ट, व्हाट डेफिनेशन ही हैज गिवन टू द ऑब्जेक्ट, क्या वो क्वालिटीज उस पर अप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द एथिकल टीचिंग ऑफ सोक्रेटिस व्हिच वाज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्च्यू विद नॉलेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, वर्च्यू। सोक्रेटिस बिलीव करता था कि एक मैन तब राइटली बिहेव ही नहीं कर सकता तब तक उसे खुद को नहीं पता कि राइट है क्या। उससे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज राइट और तभी उसका कॉन्सेप्ट ऑफ राइट होना चाहिए, उसके बाद ही वो किसी चीज़ के ऊपर राइटली बिहेव कर सकता है। मॉरल एक्शन जो है वो नॉलेज के ऊपर होती है एंड उसी से निकल कर आना चाहिए। तो हमारी जो मोरालिटी है, हमारे जो मॉरल एक्शंस हैं ये सिर्फ नॉलेज पे डिपेंडेंट होते हैं। हम सही काम कर ही नहीं सकते जब तक हमें यही नहीं पता कि सही क्या होती है। तो अगर कोई पर्सन इज़ नॉट नॉलेजेबल, इज़ नॉट एजुकेटेड, नॉट एजुकेटेड बट या नॉट नॉलेजेबल, या उसको नॉलेज नहीं है तो मतलब वो सही नहीं कर सकता है। ऑल रॉन्ग डूइंग अराइजेस फ्रॉम इग्नोरेंस। सोक्रेटिस बोलता है कि क्योंकि हम नॉलेज को इग्नोर करते हैं, हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो हमारे वी डू रॉन्ग। इफ़ अ मैन ओनली नोज वॉट इज़ राइट। अब सोक्रेटिस का मानना क्या था कि अगर मैन को सिर्फ यही पता है कि सही क्या होता है तो वो सही ही करेगा। अगर मैन को पता ही नहीं कि वॉट इज़ रॉन्ग तो वो रॉन्ग करेगा ही नहीं। ऑल मैन सीक द गुड बट मैन डिफर एज टू वॉट गुड इज। सोक्रेटिस क्या बोलता है कि हर कोई गुड को जानना चाहता है लेकिन सबके लिए गुडनेस की डेफिनेशन अलग है। सोक्रेटिस इंटेंशनली डज रॉन्ग, ही डज रॉन्ग बिकॉज ही डज नॉट नो द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ राइट। तो सोक्रेटिस बोल रहा है कि एक मैन जानबूझ के गलत करता है, क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि सही क्या है। तो सोक्रेटिस का एक और पॉइंट है कि वो मैन जो अनइंटेंशनली कोई काम करता है जिसे एक्चुअल में पता ही नहीं है और वो बिना जाने गलत काम करता है, उसकी गलती एक ऐसे मैन से ऊपर है जिसके पास नॉलेज है लेकिन वो उस नॉलेज को इग्नोरेंट है, उस नॉलेज को यूज करना नहीं आता। Aristotle, in commenting upon this whole doctrine, observed that Socrates had ignored or forgotten the irrational parts of the soul. Socrates imagined that everybody's actions are governed solely by reason, and that therefore, if only they reason right, they must do right. So wait a minute. Now we are here. सोक्रेटिस ने क्या बोला? यही कि जो वर्च्यू है वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के ऊपर ही डिपेंडेंट हो सकता है। सो इफ अ मैन डज इंटेंशनली डज रॉन्ग, सेड सोक्रेटिस, ही इज बेटर देन अ मैन हु डज सो अनइंटेंशनली।
तो सोक्रेटिस का कहना क्या था कि एक पर्सन जो जानबूझकर गलत कर रहा है इज स्टिल इन अ बेटर प्लेस दैन अ पर्सन जिसको पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहा है। उसका एसेंशियल रीज़न ये है कि एटलीस्ट जो मैन जान करके गलत कर रहा है एटलीस्ट उसके पास इतनी नॉलेज है, दैट पर्सन इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द पर्सन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। अनइंटेंशनली में तो वो पर्सन इग्नोरेंस में ही जी रहा है, दैट पर्सन डजंट इवन नो दैट ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो वो ज़्यादा खतरनाक है बिकॉज you know, if at least okay, you're aware of it, at least you know about it, you're aware of the fact that you're doing wrong. So Aristotle ने जो पूरी virtue है वो किसके ऊपर बेस कर दी थी? नॉलेज के ऊपर, that if you have knowledge of something it is far better, आप जानते हुए गलत कर रहे हो, that is in comparison to unknowingly doing wrong is much better than जानते हुए कोई चीज़ गलत करना। So you know, तो एरिस्टोटल ने अपनी पूरी वर्च्यू जो है वो किसके ऊपर बेस की थी? नॉलेज के ऊपर, कि वर्च्यूज हम तभी हो सकते हैं जब हमारे पास उसके लिए करेक्ट नॉलेज है। एक इंसान मॉरली तभी करेक्ट कर सकता है जब उसको पता है कि व्हाट इज मॉरली करेक्ट। Aristotle, in commenting upon this whole doctrine, observed that Socrates had ignored or forgotten the irrational parts of the soul. Socrates imagined that everybody's actions are governed solely by reason, and that therefore, if only they reasoned aright, they must do right. He forgot that the majority of men's actions are governed by passions and emotions, the irrational parts of the soul. Aristotle's criticism of Socrates is unanswerable. तो एरिस्टोटल सोक्रेटिस के एक ऐसे पॉइंट को नोटिफाई करता है दैट सोक्रेटिस इरैशनल पार्ट्स को भूल ही गया। ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज़ रीज़न, एवरीबडी डज यूज रीज़न, लेकिन all humans, all people, all men also are guided by passions, by emotions. हम गलत काम रीज़न से वजह से ज़्यादा ना करके हम पैशंस में, इमोशंस में आके गलत काम ज़्यादा करते हैं। तो एरिस्टोटल ने जो सोक्रेटिस का ये पॉइंट पिकअप किया था, दिस इज़ ऑफ कोर्स देयर कैन बी नो डाउट अबाउट दिस, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, बट इट इज़ ईजी टू सी कि सोक्रेटिस ने ऐसा क्यों किया, क्यों भूल गए पैशन, इमोशन के बारे में। तो वो सिर्फ अपनी केस में आर्ग्यू कर रहे थे। ओके, तो अगर हम सोक्रेटिस का पूरा वो देखें, सो ही वाज नॉट रियली समबडी जो ह्यूमन एंडीवर्स, ह्यूमन वीकनेसेस से बहुत इजीली यू नो अंडर पावर हो जाए। ही वाज नॉट रियली फॉन्ड ऑफ मनी, नॉट फॉन्ड ऑफ लुक्स, अपीयरेंसेस। मतलब अगर देखा जाए, हम सोक्रेटिस को देखें तो हिज मेन एम वाज सो मच सो knowledge and deeper study, deeper guide into knowledge. So क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं था, he was not able to understand, ये बात वो नहीं समझ रही थी कि कैसे people knowingly कि वो गलत है still they do it। तो सोक्रेटिस इस चीज़ को इतना वो नहीं कर पाए because he was only observing himself, वो खुद को इस चीज़ में ऑब्जर्व कर रहे थे, because he was of a character जो कि डिडंट, मतलब सोक्रेटिस डिडंट रियली केयर अबाउट मनी और appearances, worldly possessions. So you know, that's why it was difficult। एक तरीके से सोक्रेटिस was in his own world। ये हम पहले भी देख चुके हैं, ट्रायल के वक्त भी देख चुके हैं कि we can say in a sense कि सोक्रेटिस थोड़ा सा ही you know he was in his own world, not able to understand कि what the other person can you know interpret his actions to be. Such men if asked might tell us okay, तो रियल लाइफ में क्या है? ऑल men only seek you know what is there is and there is a fascination towards the worldly goods, riches, money, wealth. These things are the things that you know interest people a lot. तो ये है कि एक्चुअल में ऑल मैन सीक गुड, यहाँ पे लिखा भी है देखिए आप कि ऑल मैन सीक गुड, लेकिन बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि गुड होता क्या है, और वो गुड सोक्रेटिस कहते हैं कि नॉलेज के ऊपर बेस करना है। अब एक तो नॉलेज इज़ वर्च्यू, ओके, ये हमने सोक्रेटिस का सुना। There are two other characteristic Socratic propositions which flow from the same general idea that virtue is identical with knowledge. So हमने एक तो देखा virtue is knowledge, knowledge is virtue। दो और propositions है। पहला है कि virtue can be taught। अब सोक्रेटिस का मानना था कि ऐसा नहीं है कि virtue is something you are born with, आपको virtue सिखाया जा सकता है। जैसे कि हम मैथ्स सीखते हैं, अरिथमेटिक्स सीखते हैं,
बहुत सारी चीज़ों पे हमें क्या लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वर्चू डिपेंड करता है कि अच्छा आपकी फैमिली, आपका बैकग्राउंड, आपकी हैबिट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो दिस इज़ ट्रू, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर, लेकिन सेल्फ कंट्रोल, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, इन सब चीज़ों से एक पर्सन वर्च्यू सीख सकता है, अपने आप को बेटर बना सकता है। तो सोक्रेटिस के लिए द सोल कंडीशन ऑफ वर्च्यू इज नॉलेज, एंड एज नॉलेज इज जस्ट व्हाट कैन बी इम्पार्टेड बाय टीचिंग, इट फॉलो दैट वर्च्यू मस्ट बी टीचेबल। तो सोक्रेटिस के लिए वर्च्यू को सिखाया जा सकता था, इट कैन बी इम्पार्टेड टू पीपल। The only difficulty is to find the teacher to find one who knows the concept of virtue. तो difficulty कहाँ पर आती है, कैसे टीचर को ढूंढना जो आपको virtue सिखा सकता है। तो virtue, what the concept of virtue is, that is thought Socrates, a precious piece of knowledge which no philosopher has ever discovered, and which, if it were only discovered, could at once be imparted by teaching, whereupon men would at once become virtuous. तो virtue एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपको पढ़ाई जा सकती है, सिखाई जा सकती है, it can be imparted and only by the right teacher. एक और Socratism है that virtue is one. ये हमने थर्ड Socratism पढ़ा। इसके पहले we forgot to add identification of virtue with knowledge. This is something important, ये central है Socrates की theory पर। and wrongdoing arises from ignorance. Also, if a man intentionally does wrong, he is better than a man who does so unintentionally, क्योंकि at least उस man को पता है कि what is right, what is wrong, at least इसकी knowledge उसके पास है। अब the third one is virtue is one. तो बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, बहुत सारे वर्चूज़ की बात करते हैं, टेम्परेंस, प्रूडेंस, फोरसाइट, बेनेवोलेंस, काइंडनेस। वर्चू क्या है? अच्छा अभी तक वी फॉरगॉट टू डिस्कस व्हाट इज़ वर्चू। वर्चू इज़ बेसिकली अ गुड क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी। अगर आप में पेशेंस है, काइंडनेस है, ब्रेवरी है, इंटेलिजेंस है, हेल्पिंग, केयरिंग, केयर, हेल्प, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी वर्च्यूज़ हैं। So Socrates believed that all these particular virtues flowed from the one source, knowledge. तो जितने भी virtues है वो सभी हमें knowledge से सीख जाएंगे। So that is to say, wisdom is the sole virtue and it includes all others. According to Socrates, wisdom was the sole virtue और wisdom के अंदर ही सारे virtues आ जाते हैं। This completes the exposition of the positive teaching of Socrates. It only remains for us to consider what position Socrates holds in the history of thought. अब देखिए, सोक्रेटिस की जो टीचिंग है उसके दो हम पहलू बोल सकते हैं, दो साइड्स बोल सकते हैं। पहला तो है कि नॉलेज इज थ्रू कॉन्सेप्ट, ऑल नॉलेज इज थ्रू नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो डॉक्ट्रिन ऑफ नॉलेज है। एंड ये है दिस डॉक्ट्रिन ऑफ नॉलेज, ये कॉन्सेप्ट्स जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि कॉन्सेप्ट्स आर जनरल प्रिंसिपल्स अप्लाइड टू पर्टिकुलर केसेस एट्सेट्रा। फिर दूसरी है उनकी एथिकल टीचिंग। अब ऑफकोर्स एथिकल टीचिंग के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी साइंटिफिक थ्योरी है कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कि जो कॉन्सेप्ट्स की हमारी नॉलेज है वो ही एक्चुअल में नॉलेज है। तो यही है जो सोक्रेटिस को एक फाउंडेशनल, नॉट फाउंडेशनल बट एक बहुत ही ट्रेडमार्क फिलोसोफर की तरह इस्टेब्लिश करता है हिस्ट्री में। उसके एथिकल आइडियाज सजेस्टिव एज दे वर येट ऑल टेंटेड विद द फैलेसी दैट मेन आर गवर्नड ओनली बाय रीजन। हम ये पढ़ चुके हैं, एरिस्टोटल ने भी इसको पॉइंट आउट किया है कि सोक्रेटिस बिलीव करता था कि जो लोग हैं दे आर ओनली गाइडेड बाय रीजन। तो इवन इफ men are doing something wrong, it is only through reason and all that. तो he didn't ignore basically, but उन्होंने take in नहीं किया the irrational paths जो हम जैसे बात कर चुके हैं कि what passion, what emotions can make a person do. तो इस वजह से, क्योंकि उनकी शॉर्टकमिंग थी, इसलिए एथिकल टीचिंग ज़्यादा सोक्रेटिस की नहीं पॉपुलर हुई। बट कॉन्सेप्ट्स की जो थ्योरी थी, इट वाज लाइक अ रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। इट वाज वेरी वेल टेकन इन बाय अदर फिलोसोफर्स, बाय अदर स्कूल्स, एंड थ्रू आउट बहुत वाइडली पॉपुलराइज्ड, वाइडली डिस्कस्ड थ्योरी है। Upon a development of it is founded the whole of Plato's philosophy, and through Plato the philosophy of Aristotle, and indeed all subsequent idealism. So
है कि सोक्रेटिस की जो ये कॉन्सेप्ट्स वाली थ्योरी थी, इसके ऊपर प्लेटो की थ्योरी बेस्ड है, प्लेटो की थ्योरी के ऊपर एरिस्टोटल की थ्योरी बेस्ड है, और पूरा आइडियलिज्म जो हम बात करते हैं मूविंग फ्रॉम द सेंशुअस टू नॉन सेंशुअस की तरफ, ये पूरा जो नॉन सेंशुअस इममटीरियलिस्टिक थॉट है, ये सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल के इस थॉट के ऊपर बेस्ड है. सो वेरी इंपॉर्टेंट सोक्रेटिस ने जो ये कॉन्सेप्ट्स की थ्योरी दी थी. एंड इसका एक इमीडिएट इफेक्ट था डिस्ट्रक्शन ऑफ द टीचिंग ऑफ सोफिस्ट. सोफिस्ट जो सेंस परसेप्शन, सेंसेस, सेंशुअलिज्म, मटीरियलिज्म, इन सब चीज़ों की बात करती थी, उसका डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन में सोक्रेटिस की ये नॉन सेंशुअस वाली टीचिंग थी. दिस अंडरमाइंड ऑल बिलीफ इन ट्रूथ इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी. तो वापस से ट्रूथ को एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी की तरह इस्टेब्लिश कर दिया था कि एक ट्रूथ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है बिना सब्जेक्ट के. वो ऑब्जेक्ट यानी कि जो ट्रूथ है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है. His greatness lay in the fact that he saw that the only way to combat the disastrous results of the sophistic teaching was to refute the fundamental assumption from which all that teaching flowed. The assumption namely that knowledge is perception. तो सोक्रेटिस का यही मानना था कि अगर हम एक बेसिक सा assumption को गेट अवे कर दे कि नॉलेज इज़ नॉट परसेप्शन, नॉलेज आपके सेंसेस के ऊपर, आपके परसेप्शन के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, तो इसके अगेंस्ट में सोक्रेटिस ने दिया कि नॉलेज इज समथिंग जो कि कॉन्सेप्ट से हमें देखने को मिलता है. सो दिस इज समथिंग अगेन सेंस परसेप्शन वर्सेस रीजन, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर डिबेट इन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी. वेस्टर्न फिलोसफी में भी रही है, इंडियन फिलोसफी में भी रही है. तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडियन हो, वेस्टर्न हो, both the philosophies में reason versus sense perception has been a very very fundamental, very popularized debate. and this is something जो कि सोक्रेटिस ने और हाईलाइट कर दिया, क्योंकि सोफिस्ट के एब्सोल्यूट कॉन्ट्रडिक्शन में जाके, सोफिस्ट जो सेंस परसेप्शन की बात कर रहे थे, सोक्रेटिस ने बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन में जाके सीधा रीजन के ऊपर बोल दिया कि नॉलेज इज व्हाट इज फाउंडेड अपॉन रीजन. तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर नॉलेज को बेस करना मतलब यूनिवर्सैलिटी ऑफ रीजन को देखना है कि रीजन इज बाइंडिंग ऑन एवरीबडी, मतलब रिगार्डलेस ऑफ कैसा बैकग्राउंड वगैरह सभी छोड़ के. But though Socrates is thus a restorer of faith, we must not imagine that his thought is therefore a mere retrogression to the intellectual condition of pre-sophistic times. It was on the contrary an advance beyond the sophist. ऐसा नहीं था कि सोफिस्ट ने बोला नॉलेज का परसेप्शन तो सोक्रेटिस ने बोल दिया. वो सोफिस्ट का एक एडवांस वो था, ठीक है. सोफिस्ट से एक स्टेप आगे बढ़कर था, उसकी कंटिन्यूटी में वो चीज़ थी. बात ज़रूर है कि जो सोक्रेटिस ने बोला है वो सोफिस्ट के करेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन में है, लेकिन सोफिस्ट की टीचिंग से एक डेवलपमेंट हुआ है, कंटिन्यूटी में वो चीज़ बढ़ी है, ठीक है. तो मूवमेंट ऑफ थॉट जो है वो 3 स्टेजेस में हम देखते हैं, ठीक है. मूवमेंट ऑफ थॉट कैसा होता है? पहला स्टेज इज पॉजिटिव बिलीफ विच इज़ नॉट फाउंडेड अपॉन रीजन, कन्वेंशनल बिलीफ होता है. सेकेंड स्टेज में वो डिस्ट्रक्टिव और स्केप्टिकल बन जाता है. इट डिनाइज व्हाट वाज अफर्म्ड इन द प्रीवियस स्टेज, denies what was affirmed in the previous stage. And the third stage is the restoration of positive belief now founded upon concept and reason, not merely upon custom. तो प्रोग्रेसिव थॉट, मूवमेंट ऑफ थॉट के 3 स्टेजेस क्या है? पहला क्या है? पॉजिटिव बिलीफ होता है, लेकिन वो बिलीफ हम किस पे बेस करते हैं? कस्टम पर, ट्रेडिशन पर, जो उसके है कि हमारे पास उसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं होता है, बट बस वी बिलीव इन दैट. सेकेंड स्टेज में क्या आता है कि क्योंकि वो पॉजिटिव बिलीफ का हमारे पास रीज़न नहीं होता है, हम उसको सिर्फ कस्टम, ट्रेडिशन की अच्छा चलती आ रही है, एंसेस्टर्स ने बोली इसलिए मान रहे हैं, तो उसका डिस्ट्रक्शन होता है कि सिर्फ जो एंसेस्टर्स बोल रहे हैं बिना सोचे समझे हमें उसे मानना नहीं है, तो वो वही पॉजिटिव बिलीफ डिस्ट्रक्टिव बन जाता है, उसके ऊपर डाउट्स आने लगते हैं. और थर्ड स्टेज में हम वापस से उस पॉजिटिव बिलीफ को एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन इस बार जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम उसको रीज़न के बेसिस पे करते हैं, हम उसको कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करते हैं. तो सोफिस्ट के ये 3 स्टेजेस हमें देखने को मिले. सोफिस्ट के पहले ट्रूथ, गुडनेस, मोरालिटी जो ग्रीक लॉज, कस्टम्स, माइथोलॉजी सिखाती थी, उसको लोगों ने इग्नोर किया, ठीक है. एक टाइम आया कि उसको मानते थे, फिर वो डिस्ट्रक्टिव वाला स्टेज आया, सोफिस्ट का स्टेज आया, जहाँ पे कि हाउ यू जस्ट फॉलोइंग ट्रेडिशन एंड ऑल दैट स्टफ. एंड वापस से सोक्रेटिस के टाइम पे ये थर्ड स्टेज आया कि ट्रूथ, गुडनेस, मोरालिटी, एथिक्स, इन सबको एक्सेप्ट तो किया, लेकिन इस बार ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, कंप्लीट फेथ के साथ उसको एक्सेप्ट किया कि वॉट एवर वी वर बिलीविंग ऑन वो गलत नहीं था, वो सिर्फ एक कस्टम, वो सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं था कि वी वर ब्लाइंड फोल्डेडली बिलीविंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इट वॉज बेस्ड ऑन रीजन, बस हमारे पास उसका रीजन नहीं था जो सोक्रेटिस ने ला के दिया. सो सोक्रेटिस ने बस ऐसे ही बिलीफ,
जो ब्लाइंड फोल्डेड बिलीफ था, ब्लाइंड फोल्डेड फेथ था, उसको चेंज किया है विद एक्चुअल रीजन, actual concept. Aristophanes, the conservative, the believer in good old times, saw as clearly as Socrates a disaster effect worked by the sophist upon public morals, but the remedy he proposed was a violent return to the good old times. Socrates ने क्या करा? एजुकेशन के थ्रू एक रेवोल्यूशन लाया, सॉफ्ट पावर का यूज़ किया. लेकिन एरिस्टोफेन्स वॉज मोर ऑफ द वायलेंट पर्सन की ही वॉन्टेड कि वायलेंटली हमें विथ फोर्स हमें वापस से गुड ओल्ड टाइम्स पे जाना पड़ेगा, एक एकदम क्विक रेवोल्यूशनरी चेंज चाहिए. रेवोल्यूशन सॉक्रेटिस भी रहा, बट थ्रू सॉफ्ट पावर, थ्रू पेन एंड पेपर, थ्रू आइडियाज, थ्रू कॉन्सेप्ट्स. वी मस्ट गो बैक टू सिंपल फेथ, बट सिंपल फेथ क्या है? सिंपल फेथ मतलब कि बस आप बिलीव कर रहे हो उस चीज़ में. ऐसे थे हमारे टाइम में भी, इन आर कंट्री एज वेल एक टाइम था, बस सिंपल फेथ था. वी यूज्ड टू बिलीव इन दैट थिंग. आज है कि वी आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, हमें हर चीज़ का एक रीज़न चाहिए. पहले था, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज़ अ सुपरस्टिशन ऑफ कोर्स, लेकिन बस एक सिंपल फेथ था कि अच्छा काली बिल्ली रास्ता काट जाए, इफ़ तो आपको उस रास्ते से नहीं गुजरना है, नो मैटर वॉट. दिस वॉज सिंपल फेथ. नोबडी क्वेश्चन कि क्यों ऐसा है, ये सुपरस्टिशन है. ये सुपरस्टिशन जैसी चीज़ को एग्जिस्ट ही नहीं करती थी पहले, बिकॉज लोग इसको एक्चुअल में मानते थे, ट्रू मानते थे. और ये सिंपल फेथ वॉज जस्ट कि ब्लाइंड, मतलब इट इज़ सिंपल बिलीफ इन इट. नो मैटर हमारे पास उसका रीज़न है कि नहीं है, हम उसमें क्यों बिलीफ रख रहे हैं, क्यों बिलीफ नहीं रख रहे हैं, नथिंग. एक बार एक बार हमारा सिंपल फेथ ख़त्म हो जाए, फिर वापस दोबारा सिंपल फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता. एक टाइम था हम सिंपली बिलीव रखते थे, फेथ था हमारा उस चीज़ में. अब क्योंकि ऐसा टाइम आ गया कि हम लोग हर चीज़ में रीज़न, हर चीज़ में कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी हमारी जो पुरानी बिलीव थी, हमारे सिंपल फेथ की चीज़ें, आज साइंस उसको दोबारा प्रूव कर रहा है. तो आज हम वापस उन चीज़ों में मान रहे हैं, उन चीज़ों में हम बिलीव रख रहे हैं. लेकिन अब जो हमारा बिलीव है, दैट इज़ नॉट सिंपल फेथ, दैट इज़ नॉट सिंपल बिलीव. अब बिकॉज वी हैव बीन टोल्ड, साइंस ने उसको प्रूव किया है, तो प्रूव करने के बाद हम उस चीज़ में बिलीव रख रहे हैं. So, if thought in its first inroads leads as it always does to skepticism and denial, the only course is not to suppress thought but to found faith upon it. So, the road should not be कि अच्छा एक बार हमें इसका reason नहीं पता है तो simply just deny it. No, the method is supposed to be that you actually try to find the reason. उसको at least try once कि why is it what it is. एंड यही सोक्रेटिस का मेथड था. ही ट्राइड टू एक्सप्लेन कि जो पहले वो बिलीव रखते थे सोफिस्ट के पहले, दैट वाज नॉट कम्प्लीटली इरैशनल. उसका फेथ उनका रीजन में भी था, एंड दे शुड हैव फेथ इन द सिंपल फेथ एज वेल. सो वी कैन नॉट, वी मस्ट गो ऑन एंड मेक आवर बिलीव्स रैशनल. दिस इज ऑल्सो राइट, रीज़न होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी, अगर हम लोग अपनी पुरानी ट्रेडिशंस, कस्टम्स को दोबारा से एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो साइंटिफिकली अगर प्रूवन हुई है, तो बहुत सारे सुपरस्टिशंस, बहुत सारे मिथ्स भी ब्रेक किए हैं रीज़न ने, रैशनैलिटी में. सो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग कि बस हम सिंपल फेथ रखते रहें, वी डोंट नेसेसरीली नीड रीज़न, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिंपल फेथ में एक टाइम पर आकर मिक्स हो जाती हैं, विच आर नॉट रियली अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेडिशन, विच आर नॉट रियली वो सपोज टू बी. तो देर आर थिंग्स ऑफ ऑल काइंड्स इन दैट. तो उसके लिए रीजन एंड रैशनैलिटी शुड बी देयर. मोर ओवर देर शुड बी अ बैलेंस. इफ देर इज अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ थिंग्स, रीजन विथ बिलीव विथ फेथ, देन एवरीथिंग कैन हैपन. एंड सोक्रेटिस ने ये मेथड यूज किया. तो फॉर सोक्रेटिस, रीजन, बिलीव, फेथ, ऑल ऑफ देम टुगेदर, अ बैलेंस ऑफ देम. ठीक है. तो he accepted goodness, he accepted morality, he accepted custom, but not as it is, based on reason, based on rationality. He took up the challenge of thought and won the battle of reason in his day. Sophists brought to light the principle of subjectivity, principle that the truth must be my truth. Subjectivity वगैरह सोफिस्ट जो है वो बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, एंड ब्यूटिफुली डिस्टिंक्शन बताया है. ना हाउ मच दैट डिस्टिंक्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट, दिस इज अगेन अ मैटर ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन. क्योंकि हम एक सोर्स पढ़ते हैं, इट इज़ सपोज टू बी बायस्ड, इट हैज़ टू बी बायस्ड. अगर वो बायस नहीं है, देन हाउ इज़ द ऑथर अ ग्रेट ऑथर? अगर ऑथर ने अपना इनपुट नहीं दिया तो, बट
yeah, that is another matter completely. तो सोफिस्ट ने इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस किया, विच वॉज वेरी गुड. इट वॉज गुड. ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन उस समय चाहिए था. इतना ज़्यादा सोसाइटी, इतना ज़्यादा ग्रुपिंग हो रहा था, इंडिविजुअल अटेंशन सोफिस्ट जो लेकर आया, दैट वॉज नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग. लेकिन सोफिस्ट ने जब इस चीज़ को पॉपुलराइज करा, दैट आई हैव अ प्राइवेट ट्रूथ ऑफ माई ओन, दिस वेंट इन अ लिटिल रॉन्ग डायरेक्शन. सो सोक्रेटिस ने इसको करेक्ट किया. तो सोक्रेटिस की भी टीचिंग आप देखिए ह्यूमनिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक थी, लेकिन सोफिस्ट की पोजीशन से थोड़ी अलग थी. सोक्रेटिस ने भी बात की ह्यूमन की, एथिक्स की, मोरालिटी की, टीचिंग की, ये सब बारों में सोक्रेटिस ने बात करी. इंडिविजुअलिस्टिक पोजीशन था. सोक्रेटिस ने कभी ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, नेचर, हाउ इज नेचर अरेंज्ड, यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, फेट, डेस्टिनी, इसके बारे में इतनी बात सोक्रेटिस ने नहीं की. हिज फोकस वॉज ह्यूमन्स. और वो ह्यूमंस, वो फोकस कौन लेकर आया प्ले में? सोफिस्ट. So its essential lesson is that to deny the supremacy of reason, to set up any other process of consciousness above reason, must inevitably end in skepticism, or all of these things. The supreme kind of religious knowledge, they think, is to be reached by intuition, which is conceived as something higher than reason. तो बहुत लोग अब अच्छा, अब reason के साथ भी there are so many things. Intuition is another thing. Intuition को कुछ लोग reason के भी ऊपर मानते हैं. But this is simply to make the mistake of Protagoras over again. It is true that this so-called intuition is not merely sense perception as is the case with Protagoras. It is, however, a form of immediate spiritual perception. तो जो हम intuition की बात करते हैं, वो intuition भी somewhere, ठीक है, sense perception नहीं है, लेकिन एक spiritual perception ज़रूर है. So this is another matter that we can delve into, intuition and reason. क्योंकि जो reason है ना, उसके ऊपर भी बहुत सारे discussions open है. इन फिलोसफी, इन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, कि अच्छा जो हमारा रीज़न है, वो भी रीज़न किसके ऊपर फाउंड है, वेदर दैट इज समथिंग दैट इज़ फाउंड अपॉन इंट्यूशन, वेदर इट इज़ फाउंड अपॉन समथिंग एल्स, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं. इट इज़ देयरफॉर इट इज़ स्पिरिचुअल, सुपर सेंशुअस परसेप्शन जो हम बात करें इंट्यूशन की. So, but it makes no difference at all whether perception is sensuous or super sensuous. To place the truth in any sort of perception is principle to do as Protagoras said. तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो spiritual था, super sensuous था, sensuous था, क्या था, लेकिन हमारा knowledge या हमारा जो source है वो perception नहीं होना चाहिए, whether it is sensuous, whether it is super sensuous, whatever. Intuition भी एक kind of perception ही है, which is spiritual perception. तो हमारा completely reason के ऊपर based होना चाहिए. So, क्योंकि intuition is also again थोड़ी सी I intuit one thing, another man intuits one thing, तो intuition भी subjective हो जाता है. So we're denying all of that. Socrates का logical conclusion यही था कि reason is what everything should be based on. Objective goodness, objective truth, objectivity हम already discuss कर चुके हैं बहुत ही detail में. And objectivity is something which is also necessary. So there has to be a balance of both objectivity and subjectivity. Socrates ने objectivity के ऊपर focus किया, Sophist ने बिल्कुल subjectivity के ऊपर focus किया. So there are so many things that can be discussed. I would also like to suggest you कि अगर हम line by line read करेंगे and explain करेंगे, it would take up a lot of time. So I would suggest you that I am explaining the important parts here, but you have the PDF right in front of you. Please pause and read the whole page. Read every line, all of that is important. But please don't take this to the point, to the T, because this is a biased approach. This is not a neutral approach. And ये आपको हर author के साथ मिलेगी, हर source के साथ मिलेगी. The best way to overcome that is read different authors, read different sources, and then form your own approach towards something. So please, this is something that I'm telling you, do read the whole book. It is also important. बहुत सारे छोटे छोटे points भी है which are not really important to explain, but yeah, they are important to be noted down. So see you in the next video. Goodbye. Keep watching.